नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, आप यहां पे देख पा रहे होंगे मास, वेट और डेंसिटी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे थोड़े स्टूडेंट परेशान होंगे, तो मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं। लेकिन देखिए, ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो चीजों को समझेंगे, ग्रेविटी फोर्स कहते किसको है, गुरुत्व बल होता क्या है। देन फिर हम लोग समझेंगे साथ के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, यहां से क्वेश्चन आपको बनेंगे। मास, द्रव्यमान, देन आएगा आपका वेट, भार, फिर डेंसिटी में बहुत सारी चीजें इसमें देखनी है भाई। इसमें बहुत कुछ है देखने को। लेकिन जो परेशान है, देखिए हम लोग कर क्या रहे थे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें टोटल 11 लेक्चर मैंने आपको दिया है, और ये 11 लेक्चर में आपको मैंने एकदम बेसिक से चीजें स्टार्ट करके आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फुल्ली कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल मैंने कराया है। बस सर्किट के क्वेश्चन करवाने थे। और फिर हम लोग स्टार्ट कर देते इसमें आपका पावर, मैग्नेटिज्म, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो मैग्नेटिज्म का। फिर ये चैप्टर खत्म। मतलब इसमें 8 से 9 क्लास अभी और लगेगा। लेकिन देखिए, एक्चुअली मैंने ये सोचा, और बहुत सारे स्टूडेंट ने भी डिमांड किए थे कि कोर्स सर आप एक बना लीजिए, और ये बिल्कुल एकदम मिनिमम फी में है भाई। ऐसा परेशान आपको नहीं होना है। आप इतने अच्छे लेवल पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीबीटी 1 क्वालिफाई करके, नो डाउट जो हमारे साथ जुड़े हैं अभी, जो अभी आपके जितने भी टीचर ने बैचेस लॉन्च किए, वो कहीं ना कहीं से जुड़े हुए, जो मेरे साथ जुड़े। देखिए, आपको यहाँ पे पूरा कोर्स के बारे में आपको समझा भी दूंगा। ऑलरेडी वो दूसरे जगह से जुड़े हुए हैं भाई। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, इस कोर्स के माध्यम से मैं आपकी चीजें बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। खत्म करने के साथ साथ इसमें आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी चलेगा, न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। दूसरा, आपको इसी में यूट्यूब में आके मैं टारगेट भी दे करके आपका हर एक टॉपिक रिवाइज करा दूंगा। देखिए, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, इसको समझिए। ये हलवा या हवा बना देना एक अलग बात है, लेकिन ये सीबीटी 2 का पेपर मैंने दिया है भाई। आपने देखा रिजल्ट को भी, उस चैनल पर डाला हुआ है। इसमें समय नहीं है, लेकिन इसमें भी मैं डालूंगा। उसमें मेन मैं ये डालूंगा कि पार्ट बी जो ट्रेड पेपर है, आप उसे कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरा फीटर था, और मैं बताऊंगा कितनी चैप्टर मैंने पढ़ा और कितना क्वेश्चन सही किया और क्वालिफाइड। क्योंकि इसके मार्क्स जुड़ने वाले नहीं है, लेकिन क्वालिफाई करना कंपलसरी है, और उसका एक अलग टेक्निक होनी चाहिए आपके पास। उस पर भी आएंगे। लेकिन देखिए, यहां हम लोग, अगर आपको लगता है भाई एकदम मिनिमम फी 399, जो इस कोर्स को आप सभी ने जहां से भी ज्वाइन किया होगा, मिनिमम इतने फी तो सभी ने रखे हैं भाई। लेकिन इस फी में भी आपको नहीं मिल रहा। 399 फी में मैंने लॉन्च किया। 15 से 20 रुपए जीएसटी चार्ज लगेंगे, मतलब 415 से 420 या 25 रुपए ऐसा ही लग रहा है। और इसमें सबसे खासियत देखिए, क्लासेस, वीडियो क्लासेस के साथ आपको जो नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए नोट्स, और नोट्स में पूरी कहानी नहीं, जो आपका एग्जाम का डिमांड है उससे ऊपर लेवल पे जाकर के इस तरह से चीजें मिल रही है। लेकिन आइए पहले मैं आपको दिखलाता हूं क्या क्या चीजें आपको दी जा रही है और कैसे दी जाएगी। देखिए, जैसे कि आपको 2 सेक्शन दिखेगा, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक आपका बेसिक साइंस। 2 सेक्शन आपको 2 फोल्डर मिल जाएगा जब आप परचेस करेंगे कोर्स को। तो यहां आपको सबसे पहले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और लाइंस में आपको वीडियो नहीं दिख रहा, केवल फाइल दिख रहा है। तो परेशान नहीं होना। मैंने कहा है कई बार कि जो स्टूडेंट, और सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए हैं जो पेड में हैं, आप हमें मैसेज करेंगे इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है ये, आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और ये ग्रुप में पूरा कंप्लीट 12 से 13 वीडियो में मैंने, इस 12 से 13 वीडियो में पूरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और लाइंस को एकदम प्रैक्टिकली समझाया है। ना ही समझाया, बल्कि पूरे एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन विथ पीवाईक्यू मैंने करा दिया। और आपके फीडबैक है कि आपके एक सवाल यहां से नहीं छूट रहे हैं। इसके बाद प्रोजेक्शन एंड व्यू में अभी 2 नहीं, कम से कम 3, मैक्सिमम 4 क्लासेस अभी और आएगी। कल आपका आ जाएगा, और मान के चलिए 2 दिन में ये प्रोजेक्शन एंड व्यू फिनिश, नोट्स आपका अपलोडेड है। देन आपका ज्योमेट्रिकल फिगर आराम से चलते रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसके बाद इन्वायरमेंट में अभी 3 क्लासेस अभी और आएंगे, इसको भी मैं इस वीक के अंदर अंदर आपका फिनिश कर दूंगा। इन्वायरमेंट टेंशन खत्म। आईटी लिटरेसी पूरा खत्म है। 20 वीडियो है भाई, 10 दिन बैठ जाइए, खत्म हो जाएगा। ये फुल्ली नोट्स अपलोड है, और मैंने 5 टेस्ट भी दिए हैं। और ये 5 टेस्ट में, हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी है। और इसमें पूरा आपका पूछा गया पीवाईक्यू क्वेश्चन है। यार थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन परेशान नहीं होना है इसमें आपको। तो ये हो गया पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके बाद बेसिक साइंस, वर्क एनर्जी पावर में 15 लेक्चर मैंने दिया है, नोट्स अपलोडेड है। इसमें स्टूडेंट्स का एक डिमांड आ रहा है न्यूमेरिकल्स, तो परेशान नहीं होना आपको। अगर आपने ये 15 क्लास पूरा देख लिए हैं, अगर आपने देखा है, तो इसको बनाने लायक आप हो चुके हैं न्यूमेरिकल्स। और आप बना करके देखिए एग्जामिनेशन का, मतलब वो क्वेश्चन जो आया हुआ पीवाईक्यू बना के देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा।
ठीक है ना। यूट्यूब पे लोग आगे एक अलग लेवल पे क्वेश्चन कराने लग रहे हैं, एस चांद के बुक उठा करके कराने लग रहे हैं। ये यकीन मानिए आप इतना रिसर्च नहीं करते हैं, लेकिन यूट्यूब पे इस तरह से करके हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके लोग कोर्स बनाते हैं, समझिए चीजों को। लेकिन हमें पता है भाई, क्योंकि पेपर में बैठा हूं, पेपर निकाला हूं, रियलिटी में आपको बतला रहा हूं, एग्जामिनेशन हॉल फेस किया हूं मैं। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी 25 क्लास मैंने लिए हैं, फुल्ली कंप्लीटेड है। इसमें मैग्नेटिज्म का चीज अभी अपलोड नहीं हुआ, नोट्स अपलोडेड है। तो ये आपका यहाँ पे आपको मिलेगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी 2025 के नाम से। इसमें अभी आपका पावर का क्लास होगा, उसके बाद आपका हीटिंग इफेक्ट, करंट और मैग्नेटिज्म, ये पूरा आपको कराया जाएगा। ये यूट्यूब पे अब नहीं आएगा ये क्लासेस, अब आएगा यूट्यूब में भी। देखिए अब ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि सर समर्थ नहीं है फाइनेंशियली, ये बात बिल्कुल नहीं है भाई। अगर 400 आप पेमेंट नहीं कर पा रहे इस एग्जामिनेशन के लिए, जिसकी सैलरी लाखों में आएगी आपकी, तो आपका ये तो भाई फी नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट है जिसका आपका इसका ना जाने कितने गुना आप एज ए सैलरी उठाने वाले। और इसमें हमारी मेहनत है, नो डाउट, और एकदम कंटेंट से कंप्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन यूट्यूब में भी मैंने बहुत सारी चीजें दी है, जैसे 10 क्लासेस मैंने यूट्यूब पे ही करा रखे हैं। आप उसको करिए, आप खुद आकर्षित होइएगा इस कोर्स में, बस मैं इतना ही कहूंगा। देन आपका हीट एंड टेम्परेचर में भी और क्लासेस अभी आएंगे, 9 क्लास हो गए हैं, नोट्स अपलोडेड है। स्पीड वेलोसिटी में बस कुछ न्यूमेरिकल्स मुझे करा देने, ग्राफ वगैरह बहुत डिटेल मैंने करवा दिए इसमें। अब ये आपका स्टार्ट है, देन आपका लीवर मशीन हो जाएगा, यूनिट मेजरमेंट छोटा सा पार्ट है, ये हम लोग कर लेंगे। बस ये 2 चीज हम खत्म कर ले, इधर आपका मैग्नेटिज्म, तो लोड मेरा पूरा कम हो जाएगा। तो यूट्यूब में आपको मैं और बहुत अच्छे जो फ्री में जो आपको चाहिए मैं दे दूंगा भाई, ठीक है। चलिए तो ये रहा अपडेट भाई। चलिए अब आज का हम लोग बिना सेशन को लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इन्वायरमेंट ये सब चीजें है ना, यकीन मानिए लीड दिलाएगा आपको। और जिस लेवल पे मैंने आपको पढ़ाया है, आप बाकी देखिए मैंने आईटी के एक वीडियो डाले, मैं और भी कुछ वीडियो डालूंगा, अभी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, एकदम परेशान नहीं होना। लेकिन फुल्ली अभी क्योंकि मैं देखिए 2-4 बैचेस है हमारे पास अभी, उधर जेपीएससी के भी है, झारखंड के भी हैं बैचेस, दरोगा के भी हैं, और इधर एनटीपीसी का भी बैच चल रहा है, और इधर आपका ग्रुप डी है, और अभी आपका इधर आपका एलपी सीबीटी 2। खैर चलिए ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ना, इस नंबर पे मेरे को जरूर मैसेज करेंगे आप, ठीक है ना, जरूर मैसेज करेंगे, ताकि आपको पेड ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ये जो वीडियो आपको है ना, ये वीडियो केवल एप्लीकेशन में नहीं दिखेगा, वो आपको मिल जाएगा। और इतना शानदार पढ़ाया हो ना भाई, यकीन मानिए आप। बाकी और हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद, अभी ये हमारा ही है भाई। यूट्यूब पे भी चैनल है, 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्टेड है, एलपी में, एनटीपीसी में, जेई में, आप जाकर देख सकते हैं, ग्रुप डी में। बाकी बिना देर के हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझेंगे ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले 2 चीज को समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग समझना चाहेंगे कि द्रव्यमान होता क्या है, मास होता क्या है, इसको अंतिम में समझेंगे, भार को। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, इन सारी चीजों को हटा लिया जाए, थोड़ा स्पेस हम लोग लेंगे, ताकि क्योंकि काफी चीजें हमें लिखनी होगी, और एकदम प्रैक्टिकली समझिएगा, ठीक है ना, फील करिएगा। इस चैप्टर में बहुत कुछ आपको ग्रेविटेशन का कंसेप्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, जो आपके ग्रुप डी में भी काम आने वाले। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मास, यानी कि जो आप मास कहते हैं, यानी कि जो आप द्रव्यमान की बात करें, और इस चैप्टर का नाम भी आपको मिलेगा मास, है ना, वेट और आपका डेंसिटी, यानी द्रव्यमान क्या होता है। अगर इसका डेफिनेशन मैं लिखना चाहूं तो मैं इसका डेफिनेशन क्या लिखूंगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है ना। मैं समझाऊंगा भाई, ये रटाने वाली बातें नहीं होगी। क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास, इज कॉल्ड मास। पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ये क्या कह दिया सर आपने, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं भाई। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्लास देखा, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, तो बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाइएगा अभी मास को। देखिए अभी मैं आपको एक पेन का फिगर बना रहा हूं, ठीक है, और आपके हाथ में भी पेन होंगे। मैंने क्या बोला था आपको याद करिए, ये आपका पेन है, ये पेन अगर है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको क्या मैं मैटर बोल सकता हूं, यानी इसको मैं पदार्थ कह सकता हूं। सर मैंने आपको बताया कि मैं इसको पदार्थ ही क्यों कहूंगा, याद कीजिए, क्योंकि इसके पास 2 कंडीशन होते हैं चेक करने के लिए हमारे पास। एक तो इसका अपना क्या होना चाहिए, भार होना चाहिए, वेट होना चाहिए, है ना। एक क्या होना चाहिए, इसका अपना भार होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, देन उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे या फिर पदार्थ कहेंगे। ठीक है सर, यहां तक चीजें क्लियर है। तो अगर आप पेन की बात कर ले तो आपको भी पता है पेन का कुछ ना कुछ तो वेट होगा, ठीक है।
अगर पेन को आप किसी टेबल पर रख देंगे तो वो स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा, यानी स्थान छेक लेगी। तो आप क्या इस पेन को मैटर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं सर। अब मैंने ये बताया था कि अगर कोई पदार्थ है तो वो किससे मिलके बना होगा? छोटे छोटे कण से मिलके बने होंगे, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। यानी कि ऐसे छोटे छोटे कई सारे कण होंगे इस पेन को बनाने में, जो लगे होंगे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स हमारी आंखें या आपकी आंखें नहीं देख सकते हैं। इस पार्टिकल्स, इस कण को देखने के लिए हमें एक हाई लेवल पे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं या जो छोटे छोटे जो कण हैं ये हमें दिखाई पड़ेंगे। और ये जो छोटे छोटे कण हैं, जैसे बच्चे जन्म होते हैं तो उसका नाम हो जाता है, नामकरण रखा जाता है, तो इस छोटे कण का भी नाम रख दिया जाता है एटम। तो ये जो छोटे छोटे जो कण देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे जो कण हैं इसी को हम क्या कह देते हैं? एटम कहते हैं। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे इसको पूरे आपको पार्टिकल्स को एक बार दिखा दूं, और अगर मैं बात करूं इस छोटे छोटे पार्टिकल्स की, तो इस पेन में ऐसे कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं? तो मैं जस्ट मान के चल रहा हूं कि ऐसे 100 पार्टिकल्स हैं इस कलम में, यानी कि इस पार्टिकल्स को हिंदी में कहेंगे 100 कण है। ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आपके पास मैं एक ग्लास बना रहा हूं। ठीक है, ये आपका एक ग्लास हो गया। अब ये भाई मुझे ये बताइए, ये जो आपका ग्लास है, क्या ये ग्लास आपका मैटर है? यानी कि क्या ये आपका पदार्थ है? तो कहेंगे बिल्कुल है सर। क्यों है? क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया है। एक तो इसका अपना एक वेट होगा, और दूसरा इसका अपना क्या होगा? स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। इस ग्लास को कुछ उठाने पे आपको वेट फील होगा? बिल्कुल। स्पेस ऑक्युपाई करेगा, रखिएगा तो वह स्थान छेकेगी, यानी कि ये आपका पदार्थ है। और अगर ये पदार्थ है तो ये किससे मिलके बना होगा? छोटे छोटे कई सारे पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे। होंगे कि नहीं ये बताइएगा? बिल्कुल सर, बने होंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे। तो भाई अब एक बात बताइए, मैं मान के चलता हूं कि इस ग्लास में ऐसे कितने पार्टिकल है? तो जस्ट मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें 200 पार्टिकल्स है। ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन बताया मास का, मैंने मास का क्या डेफिनेशन बताया? द्रव्यमान का क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ कितना है? पदार्थ कितना है मतलब अगर पदार्थ है यानी उसमें क्या होगा? कण होगा, यानी एटम है। यानी कितने एटम हैं उसको आप क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो अगर आपको बोला जाए पेन, तो पेन में कितने कण हैं? 100 पार्टिकल्स है। तो ये 100 एटम का जो वेट होगा, माफ करिएगा, 100 एटम का जो मास है ना, उसे को हम क्या कहेंगे? इस पेन का मास कह देंगे, यानी जो एटम का मास होगा। अब ये एटम का कितना मास है मुझे नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ग्लास की अगर बात की जाए भाई, तो ग्लास का जो हम मास कहेंगे, जो ये 200 पार्टिकल का जो मास होगा, वही मास क्या होगा? इस ग्लास का होगा। अब एक बात बताइए, इस पेन को आप कहीं भी लेके चले जाइए। ठीक है, इस पेन को आप कहीं भी लेके चले जाइए। अभी अभी आप कहाँ है? अर्थ में है। अब आप थोड़े देर के बाद आप मून पे चले जाइए, चंद्रमा पे चले जाइए, तो क्या इस पार्टिकल में से 100 पार्टिकल में से कोई एक पार्टिकल क्या नहीं जाएगा? ऐसा तो नहीं है, सारे के सारे पार्टिकल्स आएंगे। कहने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे आप अर्थ में रहिए, चाहे मून में रहिए, चाहे बुध ग्रह पे चले जाइए, चाहे बृहस्पति ग्रह पे चले जाइए, मास जो है आपका वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, यानी नियत रहता है। क्यों? क्योंकि भाई मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा को हम मास कहते हैं। और पदार्थ की मात्रा मतलब उसमें उपस्थित कण, यानी उसमें प्रेजेंट पार्टिकल की संख्या, और उस पार्टिकल का जो मास होगा वही एग्जैक्ट इस मैटर का, यानी इस पेन का या इस ग्लास का मास कहलाएगा। तो आप कहीं भी जाएंगे इस ग्लास को लेकर के, तो इसके सारे पार्टिकल वो जाएंगे। तो मास कभी चेंज नहीं होता, पहला ये आप बात याद रखिएगा। और मास किसको कहते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल, अगर बैट का एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, ये अगर बैट है, तो भाई बैट अगर इसको हम कह रहे हैं, बल्ला कह रहे हैं, तो ये क्या होगा? एक पदार्थ होगा, एक मैटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका अपना एक भार है और ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? छोटे 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 ऐसे पार्टिकल्स होंगे। तो इस बैट का जो मास होगा ना, मान के चलते ये 10 केजी का अगर बल्ला है, 10 केजी का तो नहीं होगा, जस्ट में मान के चलते हैं कि ये आपका 4 केजी का अगर बल्ला है, तो ये 4 केजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो मिल करके बने हैं ना, जो एटम, वो एटम का जो मास है वही बल्ले का मास होता है। तो अब आप कहीं भी जाएंगे बल्ले को लेकर के, तो क्या इसका मास चेंज होगा? चाहे आप मान के चलते हैं इस अर्थ में, ठीक है ना, आप इस
विषुवत रेखा के पास रहिए चाहे ध्रुव पे चले जाइए, क्या आपका मास चेंज होगा? अब जैसे कि आपका ही एग्जांपल ले लिया जाए, ठीक है, तो आपका जैसे कि मान के चलते हैं आपका मास कुछ होगा, मान के चलते जस्ट आपका मास होगा 20 केजी, ठीक है ना, 20 केजी मास है। तो आपका ये 20 केजी कैसे आ रहा है? यानी कि आपकी बॉडी क्या छोटे छोटे कोशिका से मिलके बनी है, छोटी छोटी सेल से मिलके बनी है, तो सेल का जो मास है वही मास आपका होगा। तो आप कहीं भी रहिए, चाहे यहां रहिए चाहे ध्रुव में चले जाइए, आपका मास चेंज नहीं होगा। या आप मून पे भी चले जाइएगा तो आपका मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो कोशिका की संख्या क्या घटेगी? नहीं घटेगी, वो तो उतना ही रहेगी। समझ में आ गया मास के बारे में क्या है। लेकिन वेट की जब बात किया जाएगा तो अगर आप वेट अगर देखेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे वेट होता क्या, पहले तो उसको समझना होगा ना। तो वेट के केस में अगर आप ध्रुव में, आप अगर विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन पर रहिएगा तो कुछ अलग होगा, ध्रुव में चले जाइएगा तो अलग रहिएगा। अगर इस अर्थ प्लैनेट को छोड़कर अगर मून पे चले जाइएगा तो वेट भार कुछ अलग हो जाएगा। तो वो क्यों अलग होता है वो एक अलग विषय है, अभी हम लोग उसको समझेंगे। पहले आपको मास समझ में आया? चलिए अब हम लोगों को समझना है ग्रेविटी फोर्स को, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद हमें भार ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बात करते हैं ग्रेविटी फोर्स को, हमें समझना है ना। अभी हम लोगों को यहाँ समझना है गुरुत्व बल को, यानी ग्रेविटी फोर्स एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन चचा की, ठीक है। न्यूटन चचा जो क्या कहा है इन्होंने, देखिए ये तो हमेशा ही यादगार रहेंगे, हमेशा ही याद किए जाएंगे जब तक साइंस पढ़ा जाएगा। कुछ ऐसा काम ही किया इन्होंने, समझते हैं ऐसा क्या काम किया इन्होंने। इन्होंने क्या कहा, न्यूटन ने ये कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड की पूरे बात कर रही है, ठीक है ना, पूरे ब्रह्मांड की बात की जा रही है, यानी कि फुल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं ये, कि इस ब्रह्मांड में अगर आप कोई भी वस्तु को देख रहे हैं, इस यूनिवर्स में अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का अपना कोई ना कोई मास होगा ही होगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर उस ऑब्जेक्ट है यानी वो क्या होगा? पदार्थ होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ वेट होगा, भार होगा, उठाने में आपको भार फील होगा और वो स्पेस का ऑक्युपाई करेगा, तो वो हो गया पदार्थ। तो यानी वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे, तो छोटे छोटे पार्टिकल का कुछ मास होगा, तो वो ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ, मतलब कि ब्रह्मांड में आप जो भी चीजें देख पा रहे हैं, जो भी वस्तु को देख पा रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसके बाद इन्होंने ये कहा कि ब्रह्मांड में जो भी आपकी वस्तुएं हैं, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि जैसे दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका अपना मास 1 है, मास 2 है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाएगा F1, उसी प्रकार ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा F2। क्लियर है? न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने ये कहा कि इस यूनिवर्स में हर एक वस्तु, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा होता है? फोर्स लगा रहा होता है। और ये जो फोर्स लग रहा होता है, इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं सर? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इसे ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, न्यूटन ने ये कहा कि इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी अपनी कोई ना कोई मास होगी, और अगर मास है तो वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा होगा? एक फोर्स लगा रहा होगा, और ये फोर्स जो लगेगा उस फोर्स का क्या नाम होगा? उसे हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी बात, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति या प्रवृत्ति, नेचर कैसा है इसका? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, पूछा ही जाता है, नेचर कैसा है यानी इसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो समझिएगा कैसी है। ये जो प्रवृत्ति होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये आकर्षित बल होता है, यानी कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यानी ये कैसा बल होता है? ये एक आकर्षित बल होता है। यानी ये बल क्या करेगा? एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का कार्य करता है। यानी कि जहां भी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होगा? तो उसकी नेचर कैसी होगी? उसकी प्रवृत्ति आकर्षित बल होगी, यानी अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जैसे आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, तो आप अगर बैठे हुए हैं मेरे भाई, तो आपका कुछ ना कुछ तो मास होगा, बिल्कुल मास है। अब आपके रूम में ही एक टेबल भी रखा होगा, है ना, टेबल भी रखा होगा, तो इसका भी अपना क्या होगा? मास होगा, मास 2 है, इसका अपना मास 1 है। तो इस केस में आप जो है इस टेबल पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होंगे जिसको F1 कहेंगे, और उसी प्रकार ये जो टेबल है आपके ऊपर भी एक फोर्स लगा रहा होगा जिसको हम क्या कहेंगे? F2 फोर्स।
और यही फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसके बाद मैंने आपको यह बताया कि ये जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का प्रवृत्ति कैसा होगा, यानी इसका नेचर कैसा होगा सर, तो इसका नेचर होगा आकर्षित बल का, यानी अट्रैक्टिव फोर्स का। मतलब इस व्यक्ति को ये टेबल क्या कर रहा होगा, F2 फोर्स से खींच रहा होगा। सेम उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति देख रहे हैं, इस टेबल को F1 फोर्स से अपनी ओर खींच रहा होगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और आपके बगल में रखा हुआ टेबल भी सेम रखा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि वो टेबल आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है F1 और आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं टेबल के ऊपर F2, और ये फोर्स को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और ये आकर्षित बल है। लेकिन हम जहां हैं वहीं के वहीं, टेबल वहीं के वहीं, कोई एक दूसरे के पास आकर्षित तो हो ही नहीं रहा। ये भी हम आपको प्रूव करेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ में आया ना कि कैसा इसका नेचर आकर्षित बल का, लेकिन ये आकर्षण क्यों नहीं हो रहा है आपका और टेबल के बीच में, इसको मैं अभी प्रूव करूंगा, ठीक है। अभी बस इतना समझिए। अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब ये न्यूटन साहब ने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का एक नियम दिया, ठीक है ना। न्यूटन ने क्या किया, अभी आपको गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आया या नहीं आया ये बताइएगा। यानी कि अभी आप इतना समझ पा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कह रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स आप किसको कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट का अपना कोई ना कोई अगर मास है, मास होता ही है, तो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, एक आकर्षण बल लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का एक नियम दिया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का क्या किया, एक नियम दिया। यानी कि न्यूटन ने क्या किया, एक लॉ दिया ग्रेविटेशन का, ठीक है ना। ग्रेविटेशन का नियम क्या इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि दो एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इसका अपना एक मास है m1, इसका अपना मास है m2, ठीक है। इसके बीच की जो दूरी होगी, इसके बीच की दूरी हम लोग r ले रहे हैं, r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो r क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। m1 क्या है, ऑब्जेक्ट वन का मास हो गया, और m2 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2। क्लियर है। तो आपके जो न्यूटन साहब ने, इन्होंने पहला जो नियम दिया ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का, इन्होंने ये कहा कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता है। यानी इन्होंने ये कहा कि जो दो वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला जो बल, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बल जो है आपका दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है m1 और m2, इसके क्या होते हैं, गुणनफल के, यानी उसके प्रोडक्ट के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी कि m1 इंटू m2 का क्या होगा, आपका समानुपाती होगा। दूसरा इन्होंने नियम ये दिया कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। ये क्लियर हो गया। यानी इसका जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर का क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इक्वेशन 1 ये हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर या नॉट, ये बताइए। क्या कहा गुरुत्वाकर्षण नियम में, क्या कहा इन्होंने, न्यूटन साहब ने ये कहा कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ मास, जो ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके क्या होंगे, उसके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। स्क्वायर जो कर देना, ये आपको ध्यान रखना, इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। उसके डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, m1 m2 अपन r स्क्वायर। तो देखिए यहां पे आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास का गुणनफल के, यानी कि मास के प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया जो इसके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। अब अगर मैं इस कांस्टेंट को हटाऊं तो इस कांस्टेंट को मैं हटा रहा हूं, के से लिख रहा हूं, और m1 m2 अपन r स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस k को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल G से। ये कैपिटल G क्या है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा अभी। G से हो गया m1 m2 अपन r स्क्वायर। तो ये हो गया आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से आपको क्या पता चला कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका, जो दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका प्रोडक्ट के समानुपाती, उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। तो अब बात करेंगे ये जी क्या है। तो जी से आपका क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो जी आपका होता है, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। जी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को हम लोग क्या कहेंगे सर,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं, नोट्स में सारा कुछ लिखा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक, ठीक है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको कहेंगे, ठीक है ना। लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग क्योंकि ये सारी चीजें लिख दी गई है नोट्स में। अब ये जो जी का वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये जी का वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है इसकी यूनिट, तो सबसे पहले इसका यूनिट निकालते हैं हम लोग कैपिटल जी का। तो कैपिटल जी का चलिए यूनिट हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, फोर्स जो होता है कैपिटल जी m1 m2 अपन r² होता है। हमें निकालना जी का यूनिट, तो मैं जी को इस साइड रखूंगा, ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू r² अपन m1 m2 हो गया। अब हम लोग यूनिट लिखते चलते हैं। फोर्स है तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है सर। ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर है, और स्क्वायर कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है। और ये क्या है, मास है, m1 m2, एक मिनट भाई, ये क्या है, m1 m2 है, ये क्या है आपका m1 m2 है। तो मास है तो यानी क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट kg का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि दो मास है, एक मास है और एक मास है, दो ऑब्जेक्ट है, यानी आपका ऐसा यूनिट क्या आ गया जी का, तो आपका ऐसा यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी इसका सबसे पहले वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो ये बताइए पहले, ठीक है। लेकिन अब एग्जामिनेशन में यूनिट से ये आपका ऑप्शन में था ही नहीं, ठीक है। अब यहां ये था नहीं तो फिर क्या था, मैं आपको बतलाता हूं। देखिए इसका एक और ऐसा यूनिट आपको याद रखना होगा, देखिए याद नहीं रखना है आपको, बस सीख लेना है कैसे चीजें हो रही है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसके अलावा एक और ऐसा यूनिट होता है, देखिए यहां से क्या किया गया था, इसको चेंज कर दिया गया। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है ना, फोर्स का होता है न्यूटन। तो मास इसका ये क्या है, m4 मास हो गया, मास को क्या लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट kg, और एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आप न्यूटन की जगह ये भी लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस इसी से आपका क्वेश्चन बन गया था। अब इसको मैं बता दे रहा हूं, इस न्यूटन की जगह क्या आप लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर बटे में आ गया आपका kg, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, kg से ये kg चला गया आपका, और ये क्या हो गया, मीटर है और ये मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, या भैया आप हमको ये बताइएगा, एक मिनट, यहाँ पे kg स्क्वायर है ये, ठीक है ना, ये kg स्क्वायर है तो एक kg जाएगा, एक kg जाएगा, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, kg स्क्वायर है तो एक kg चला गया, तो ये मीटर है और ये मीटर है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मीटर क्यों आएगा, पर सेकेंड स्क्वायर है और क्या है आपका kg है। तो बस ये हो गया एक और SI यूनिट, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, मीटर क्यों सेकेंड पे पावर -2 कर देंगे, और क्या लिख सकते हैं, kg का पावर -1। ये SI यूनिट किसका आया भाई, ये बताइए, SI यूनिट किसका आया आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो ये भी आपको याद रखना होगा, देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये जी का एक तो SI यूनिट ये भी आपको याद रखना है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है मीटर क्यों सेकेंड के पावर -2 और kg पे पावर -1, या फिर डायरेक्ट आप इसको ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये मैं लिख दे रहा हूं मीटर क्यों पर सेकेंड स्क्वायर kg, ये भी इसका SI यूनिट है, ठीक है। बाकी आप इसको ऊपर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसका सेकेंड पे पावर -2 चला जाएगा और kg के पावर -1 हो जाएगा, तो याद है। अब दूसरा बात, एक तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो अभी मैंने आपको बताया गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया भाई, न्यूटन साहब ने दिया। लेकिन अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि ये जो आप बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, ये जो वैल्यू आपने लिखा है 6.67 10⁻11, ये वैल्यू किसने बताया था, तो याद रखिएगा हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में सेम होगा, हेनरी कैवेंडिश, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया हूँ, कैवेंडिश इंग्लिश में लिख दिया हूँ, हेनरी हिंदी में लिख दिया हूँ, इंग्लिश में भी नाम है ना भाई। तो हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया है, इसका वैल्यू दिया था, पूछा गया है एग्जाम में, इसका ऐसा यूनिट भी क्लियर हो गया, यहां तक चीजें क्लियर है। यानी आपने क्या समझ लिया, पहले यहां पे आते हैं,
देखिए आपने सबसे पहले समझा कि मास किसको कहते हैं, तो क्वांटिटीज ऑफ मैटर को कहते हैं, यानी पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। जो मास कहीं भी चले जाइएगा तो मास आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास क्या होता है, जो पदार्थ है, पदार्थ में उपस्थित जो कण है, जो पार्टिकल्स है, उसकी मास उस ऑब्जेक्ट का या उस पदार्थ का मास कहलाता है। तो आप कहीं भी जाएंगे तो वो कण, वो पार्टिकल उससे बाहर नहीं निकलेगा, वो साथ में ही रहेगा। चलिए इसके बाद फिर मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स कहते किसको है। तो मैंने बताया कि न्यूटन साहब ने ये कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड की अगर बात कर ले तो पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें आपको दिख रही है, जो भी वस्तुएं हैं, उस वस्तु का अपना कोई ना कोई मास होगा। और वो ऑब्जेक्ट, यानी इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट 2 है, तो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक आकर्षित बल लगा रहा होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम देते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का एक नियम दिया था, इसमें इन्होंने ये कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच जो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। साथ के साथ उन्होंने ये कहा कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों ऑब्जेक्ट के, बोथ ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएं के को, तो हमें क्या मिल गया, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिला। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हिंदी में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू किसने निकाल के हमें दी है, हेनरी कैवेंडिश ने दी है। कितनी, 6.67 10⁻11। अब इसका SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। लेकिन अभी लेटेस्ट ट्रेडिशन में अब देखिए पैटर्न ये चेंज हो गया, क्योंकि कंपटीशन बढ़ना, तो क्वेश्चन का पैटर्न में चेंज भी ऐसा ही देखने को मिलता है। अब ऐसा ही यूनिट आपको ये मिलेगा ही नहीं, कहीं किताब में पढ़ लीजिए, नहीं मिलेगा। यकीन के साथ बोल रहे हैं, अभी तक कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट ये पूछा ही गया। तो ये मैंने बता दिया कैसे निकाला हूं मैं ये। तो यानी आपको ये तो समझ में आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स कहते किसको है। इसकी पहली आपको ये चीज समझ में आ गई कि इसका नेचर कैसा है, आकर्षण बल का है। लेकिन अभी से पहले हमें एक और चीज हमें समझना है, गुरुत्व बल, जिसको मैंने कहा स्टार्टिंग में कि हम लोग दो बल को समझेंगे। एक है आपका गुरुत्व बल, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म नहीं हो, उसमें बहुत सारी चीजें अभी, लेकिन पहले हमें समझना है ग्रेविटी फोर्स किसको कहेंगे, ठीक है ना। ग्रेविटी फोर्स किसको कहेंगे, देखिए आपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो बातें की हैं, ठीक है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने क्या लिया था, ऑब्जेक्ट लिया था, है ना। ये क्या था आपका, एक ऑब्जेक्ट था, यानी वस्तु थे। ये भी क्या था आपका, एक ऑब्जेक्ट था। यानी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बीच में जो फोर्स लगा रहा है, जो आकर्षण बल लगा रहा था, आप उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं। लेकिन जब बात होगी गुरुत्व बल की, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान से समझना है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट जो होगा, दो में से कोई एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक ग्रह होगा, यानी कि एक प्लैनेट होगा। जैसे समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका अर्थ हो गया। तो ये क्या है, आपका एक प्लैनेट है, यानी ये क्या है, आपका एक प्लैनेट है, यानी क्या है, ये आपका एक ग्रह है। तो भाई अर्थ का भी तो अपना कोई मास है ना, 6 × 10⁻24 kg है, बिल्कुल। अब यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे कि मैं एक बोतल बना दे रहा हूं, ठीक है, पानी का ये एक बोतल है, जैसे ये हो गया आपका बोतल। तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने ये कहा कि गुरुत्व बल कब आएगा आपके कंसेप्ट में, आपके इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में गुरुत्व बल की एंट्री कब होगी, जब ऑब्जेक्ट में कोई कभी एक प्लैनेट आ जाए। तो यहां पे आपको मिलेगा एक प्लैनेट अर्थ। तो इस बोतल की भी क्या होगी, अपनी कोई मास होगी, m2 मैं लिख दे रहा हूं, जैसे कि 2 kg का ये बोतल होगा। क्लियर है। तो भैया अगर मैं, न्यूटन साहब ने ये साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि आप इस यूनिवर्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का अगर अपना कोई मास है, तो वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये लगाएगा F1 फोर्स बल्ले के ऊपर, और ये बल्ला जो है इस अर्थ के ऊपर भी लगाएगा F2 फोर्स। क्लियर है, ठीक है सर, क्लियर है। चलिए अब आइए बात करेंगे, अब इसका नेचर कैसा होगा सर, इसका नेचर होगा सर आकर्षण बल का। लेकिन ये जो बल लग रहा होगा F1 और F2, इसको हम क्या नाम देंगे, इस बल को हम क्या नाम देंगे, तो इस बल को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। यानी इस बल को हम क्या कहते हैं, इस बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्व बल में क्या डिफरेंस है, बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। मैं इसके डिफरेंस को समझाना चाह रहा हूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, लेकिन जो गुरुत्व बल लगेगा एक प्लैनेट होगा, ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा, वो आपका प्लैनेट होगा।
क्लियर और नॉट, ये बताइएगा। यस, बिल्कुल क्लियर है सर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर अभी जो आपने बताया कि जो दो ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। जैसे यहाँ पे ये आपका जो ऑब्जेक्ट एफ, ये आपका m1 जो ऑब्जेक्ट मास है जिसकी, ये F1 फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, और ये F2 फोर्स लगा रहा है ये इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो F1 है और ये जो F2 है, ये दोनों बराबर होगा, या F1 ग्रेटर देन F2 होगा, या F2 ग्रेटर देन F1 होगा। ये आपके समझ में सवाल आ रहा है। सेम यहाँ पे भी सवाल आ रहा है सर कि अर्थ जो फोर्स लगा रहा है इस बल्ले पे या इस बोतल पे, F1 फोर्स लगा रहा है, और ये जो बोतल है ये जो अर्थ पे लगा रहा है F2 फोर्स। तो ये फोर्स का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालेंगे कैसे, कितना ये फोर्स लगा रहा है, ज्यादा लगा रहा है, कम लगा रहा है, या बराबर फोर्स लगा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो अगर आप निकालना चाहें तो मैं इसको निकालूंगा, लेकिन अब आपको याद रखना है कि ये जो फोर्स लगता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो जो फोर्स लगता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में लगता है, यानी F1 बराबर F2 होता है। और वो कितना लगता है, जितना आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब समझिएगा, मैं आपका F1 निकाल रहा हूं, यहां पे हो चाहे आप यहां पे भी आप बात कर ले, तो यहां पे भी जो आपका F1 काम कर रहा होगा इस F2 के ऊपर, दोनों बराबर। आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और आपके रूम में एक बेड लगा होगा, तो आपका अपना मास है, बेड का भी अपना एक मास है। तो आप बेड के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं जिसको क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्व बल नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरुत्व बल हम तब कहेंगे जब वहां पे कोई प्लैनेट में हम लोग फोर्स लगा रहे होंगे, या प्लैनेट मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा। तो बेड क्या एक ऑब्जेक्ट है। अब बेड आपके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा होगा, F2 लगा रहा होगा। तो दोनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगी, F1 बराबर F2 होगी, ठीक है। अब इसको मैं प्रूव कर दे रहा हूं। चलिए देखिए, जैसे कि अभी आप यही, मैं आपका ही एग्जांपल ले रहा हूं, और आपके रूम में रखा होगा ये आपका बेड, ठीक है। तो आप जो है फोर्स लगा रहे हैं इस बेड के ऊपर F1, और आपका जो बेड है आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है F2, और आपके बीच, दोनों के बीच की दूरी कुछ भी हो, मैं मान के चल रहा हूं R। आपका जो मास होगा M1 और इस बेड का मास होगा F2। तो F1 की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल G। अच्छा एक चीज और मैं यहां भूल गया G के बारे में बताना, कि ये जो G की वैल्यू है इसने जो निकाल के किसने दी, हेनरी कैवेंडिश ने दी थी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो G की जो वैल्यू है ये हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। हमेशा ही ये आपका नियत रहती है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी ग्रह में चले जाइए, ठीक है ना, चाहे आप ध्रुव पे चले जाइए, चाहे इक्वेटर पे चले जाइए, चाहे आप पोल, नॉर्थ पोल पे चले जाइए, चाहे साउथ पोल पे चले जाइए, इसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 ही रहती है। यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कैपिटल जी बोले तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियता, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब आइए यहां पे हम लोग अब F1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि आप जो है कितना फोर्स बेड के ऊपर लगा रहे हैं। तो कैपिटल G आपका मास ले ले रहे हैं M1 और लगा रहे हैं बेड के ऊपर, तो उसका मास कितना है M2। आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R, तो स्क्वायर हो गया। इतना फोर्स लगा रहे हैं कौन, ये आप लगा रहे हैं बेड के ऊपर में। अब हम लोग निकालेंगे F2 फोर्स। तो F2 फोर्स में कैसे निकलेगा भाई ये, अच्छा एक बात बताइए, F1 फोर्स, ये जो आप F1 फोर्स देख रहे हैं और ये जो F2 फोर्स देख रहे हैं, ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालने बताया था हमें न्यूटन साहब ने। उन्होंने ये कहा था कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के गुणनफल होंगे, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के क्या होंगे भाई, प्रोडक्ट के डायरेक्टली समानुपाती होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और उनके बीच के जो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी उनके बीच के जो दूरी के स्क्वायर का, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बस वही चीज मैं लगा के यहाँ पे भी चीजें निकाल रहा हूं। तो अगर मैं F2 निकालना चाहूं तो F2 कैसे निकलेगा, G M1, एक मिनट, यहाँ पे G किसके ऊपर, आपका मास कितना है, बेड का, बेड लगा रहा है ना, तो M2 हो गया। किसके ऊपर लगा रहा है, व्यक्ति के ऊपर, तो उसका मास कितना M1, बीच के डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर। तो अब अगर आप देखेंगे वैल्यू देखिए, F1 कितना लग रहा है, G M1 M2 अपन R स्क्वायर लग रहा है, और F2 भी कितना लग रहा है, G M2 M1 अपन R स्क्वायर। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, जो आपका, आप जो बेड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं F1 और जो बेड आपके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है F2, वो दोनों बराबर है, ठीक है। और ये इक्वल मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ये क्या भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना, G M1 M2 अपन R स्क्वायर है। और इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका भी नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, यानी कि आकर्षित बल ही होगा, क्योंकि ये है कौन सा बल, ये ग्रेविटेशनल बल ही है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहां पे अब अगर आपसे पूछ लूं, ये आपका अर्थ है, ठीक है, चलिए अच्छे से मैं ले रहा हूं। जैसे कि मैं यहां पे
एक वृक्ष बना दे रहा हूँ, ठीक है। अर्थ हो गया ये आपका, इसकी जड़ें अर्थ में गई हुई है। और इसी में आपका एक है, ये हो गया मैंगो, ठीक है। ये हो गया भैया आम। और ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया आपका अर्थ। तो भैया अर्थ का अपना कोई मास होगा m1, और इस मैंगो का भी अपना मास होगा, 1 kg का मैंगो हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, m2 होगा। तो सिंपल सी बात है, ये मैंगो भी क्या करेगा, इस अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा F1, और सिंपल सी बात है, इसके पास, अर्थ के पास भी मास है, तो ये अर्थ भी क्या करेगा, F2 फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, आम के ऊपर। तो ये जो F1 होगा और ये जो F2 होगा, ये क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड लगाएगा, दोनों कितना फोर्स लगाएगा, इक्वल वैल्यू लगाएगा। और इस बल को हम क्या नाम देंगे, इस बल को हम नाम देंगे गुरुत्व बल। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इसको हम क्या नाम देंगे, गुरुत्व बल का, यानी इसको हम कहेंगे ग्रेविटी फोर्स। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक ऑब्जेक्ट आपका आ गया है, वो ऑब्जेक्ट कौन सा आ गया है, वो आपका आ गया है प्लैनेट। अभी उसको रहने दीजिए कि क्यों आम नीचे गिर जा रहा है, जब सेम फोर्स का बल लग रहा है तो आम को वहीं रहना चाहिए, नीचे क्यों आ जाता है, या कोई बॉल को ऊपर फेंकते तो बॉल को ऊपर ही रह जाना चाहिए। जब, अब भाई सिंपल सी बात है ना, आपके माइंड में ये भी बात आ रही है कि अर्थ से आप जब बॉल को ऊपर फेंके हैं, तो बॉल इस अर्थ पे F1 फोर्स लगाएगा, और ये अर्थ भी इसके ऊपर F2 फोर्स लगाएगा, और दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो फिर ये बॉल नीचे ही क्यों आ जा रही है, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैं ये भी समझाऊंगा कि कागज का टुकड़ा को छत से चढ़ करके, अपने छत पे चढ़ के कागज का टुकड़ा एक हाथ में लीजिए और एक हाथ में, अपने हाथ में ईंट को लेकर गिराइए, तो दोनों एक समय पे ही क्यों नहीं गिरेगी, या फिर कब दोनों एक समय पे गिरेगी, पूरा एकदम समझाऊंगा हर एक चीज को, ठीक है। अभी लेकिन एक एक चीज को समझते चलिए, एक एक सीढ़ी वाइज सीढ़ी हम लोग चढ़ते चलेंगे। तो यानी अभी आपको क्या समझ में आ गया, चलिए यहाँ पाइए। अभी आप ये कहने लायक बन चुके हैं कि हम गुरुत्व बल किसको कहेंगे, बस इसको डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से अब एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। और ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर अब ये आप रहिएगा ध्यान से, किसी को भी आप गलती करवा सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कब होगा, जब वहां पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स कैसा होगा, आकर्षण बल का होगा, और ये जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ये भी फोर्स लगाएगा। लेकिन ग्रेविटी में एक क्या आ जाएगा, आपका प्लैनेट आ जाएगा, और एक आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बीच में जो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स, वो भी सेम मैग्नीट्यूड आकर्षित बल होगा, लेकिन वो क्या होगा, गुरुत्व बल होगा। गुरुत्व बल कब, जब वहां पे क्या होगा, प्लैनेट होगा। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। मास तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी के बारे में पूरी चीजें मैंने क्लियर कर दी है, एसआई यूनिट वगैरह आप निकालना सीख गए हैं। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चे, बताइएगा। अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे कि आपको न्यूटन साहब ने क्या बताया, न्यूटन ने आपको बताया कि जो फोर्स है दोनों के ऑब्जेक्ट के मास के समानुपाती है, यानी अगर मास अगर इंक्रीज होगा ऑब्जेक्ट का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा, है ना। और इन्होंने ये कहा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का, यानी अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स कम लगेगा। ऐसे समझिए ना कि आपके और आपके ये है पिताजी, इनके बीच का जो फोर्स है क्या, काफी स्ट्रांग फोर्स है, क्योंकि एक साथ रह रहे हैं। लेकिन ये हो गए आप, और ये हो गए आपके चाचा जी। अब इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कमजोर होगा, वीक फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि ये एक साथ में नहीं रह रहे, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है। अब आइए मास का मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अब अगर आपके पास तो 2 लकड़ी है, ठीक है, ये मान के चलते 1 kg का, ये भी 1 kg का है, तो इन यानी टोटल कितना हो गया, 2 kg। तो इसको तोड़ने में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, या फिर एक आपका ये लकड़ी है 5 kg का, और एक लकड़ी है ये भी 5 kg, ये हो गया टोटल 10 kg। किसको तोड़ने में ज्यादा बल लगेगा, भाई सिंपल बात, इसको तोड़ने में आपका ज्यादा बल लगेगा। तो मास अगर आप बढ़ा दिए हैं तो फोर्स भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। तो उसको तोड़ने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और डिस्टेंस ज्यादा दूर कर देंगे तो भैया आपका बल क्या होगा, कमजोर आएगा, यानी कि आपके बीच का जो संबंध है वो कमजोर हो जाएगा, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलती है, सुना भी होगा आपने। चलिए तो यहां तक चीजें क्लियर है भाई। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ग्रेविटेशनल का पूरा मैंने कंसेप्ट दे दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन दे दिया है। मैं आपको छोटा सा एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके 2 ऑब्जेक्ट आपको दिया गया, मैं एक जस्ट एग्जांपल करा दे रहा हूँ, इससे न्यूमेरिकल आते हैं इसीलिए मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है। इसका अपना एक मास है m1 और इसका अपना मास है m2, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। लेकिन आपने क्या किया है, इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसके बीच के डिस्टेंस को आपने क्या कर दिया है, 2 गुना बढ़ा दिया, ठीक है। आपने क्या कर दिया, 2 गुना बढ़ा दिया इसके बीच का डिस्टेंस। इसका मास वही है m1 और m2।
तो अब आप सिंपल सा यहाँ पे आप इसके बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया आपने 2r कर दिया, यानी आपने क्या कर दिया है इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको आपने क्या कर दिया है डबल कर दिया है ना, आपने क्या कर दिया डबल कर दिया है, यानी 2 गुना कर दिया है। और न्यूटन साहब ने क्या बताया था, यहाँ पे तो मास कांस्टेंट है भैया, यहाँ भी मास उतना ही रखा गया m1 m2, तो मास जो होता है इसके समानुपाती है, तो भैया ये तो कांस्टेंट है, तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स में। मतलब ये कि ये ऑब्जेक्ट क्या क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो कौन सा फोर्स होगा F1। उसी प्रकार से ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ये कौन सा फोर्स होगा F2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी F1 बराबर F2 इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यानी ये इक्वल फोर्स लगाएगा और आकर्षण बल लगेगा ये, है ना। लेकिन अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था F1 और F2, ये जब दोनों के बीच का डिस्टेंस था r, लेकिन अब आपने इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया है, यानी आप और पिताजी के बाद अब पूछा जा रहा है आपके और चाचा के बीच का फोर्स बताइए, और दोनों का मास सेम रखा गया है। या फिर ऐसे पूछा जा रहा है आपके पिताजी के बीच जब आप लोग घर में हैं तो कितना फोर्स है, और आप और आपके पिताजी जब दूसरे घर में चले गए तो कितने बीच का फोर्स लगेगा। तो डिस्टेंस बढ़ा दिए हैं तो फोर्स कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आपकी नजर पिताजी पे, पिताजी की नजर आपके ऊपर कम पड़ेगी, तो फोर्स क्या हो गया कम हो गया। तो सिंपल सी बात है, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा था कंपैरेटिवली इस केस में क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। कितना गुना कम लगेगा ये बताइए। तो जो डिस्टेंस का रिलेशन न्यूटन ने बताया है उसके क्या होते हैं, स्क्वायर के वित्त कर्मानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस कितना कर दिया है आपने, डिस्टेंस कर दिया 2 गुना, यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/4, यानी जो पहले फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन का इसके बीच में, यानी यहां पर F1 और F2 की जो वैल्यू थी 100 न्यूटन, अब इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में जो फोर्स लगेगा F1 F2 जो लगेगा उसका 1/4, यानी कि 100 का 1/4 करेंगे तो कितना न्यूटन फोर्स लगेगा, 25 न्यूटन लगेगा। समझ में आया। इसमें अभी हम लोग बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने ये कहा कि देखिए ऑब्जेक्ट सेम रखा मैंने उसके मास को, लेकिन उसके बीच के डिस्टेंस को मैंने इंक्रीज कर दिया है। तो कितना इंक्रीज कर दिया सर, मैंने उसको डबल कर दिया, दुगना कर दिया है। तो जो फोर्स पहले काम कर रहा था, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा था और ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा था वो कितना लग रहा था, 100 न्यूटन का। लेकिन जब इसके डिस्टेंस को हमने 2 गुना कर दिया, सिंपल सी बात है, दूर चले गए वो व्यक्ति तो एक दूसरे के बीच फोर्स कम हो जाएगा, ये 100 न्यूटन कितने में बदल जाएगा। तो डिस्टेंस दुगना करने पे क्या होगा भाई, इसका रिलेशन हमें पता है, न्यूटन ने दिया है, तो उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/4 हो गया। तो जो पहले 100 न्यूटन लग रहा था अब उसका 1/4 लगेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 न्यूटन अब फोर्स लगेगा। समझ में आया, यानी कि 1/4 फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, यानी कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चीजें यहां तक क्लियर है या नहीं ये बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब हम लोग समझेंगे, देखिए ये समझेंगे कि आपका जो डाउट है, कि एक तो डाउट ये है कि सर आप जब बताएं कि आप अपने रूम में बैठे हैं और आपके रूम में रखा हुआ हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक मास है, चाहे बेड होगा, चाहे टेबल होंगे, चाहे कोई बक्सा रखा होगा या कोई कॉपी रखे होंगे, उसका भी आपका एक मास है। तो वो कॉपी भी आपके ऊपर जो फोर्स लगा रहा होगा और आप जो उस कॉपी के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होंगे वो इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा होगा, F1 इक्वल्स टू F2, और ये आकर्षण बल होता है, यानी एक दूसरे को आकर्षण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक दूसरे को क्यों नहीं खींच ले रहा। लेकिन जब आप इस केस में आप देखेंगे, इस केस में आइए, इस केस में जब आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्थ है ये आपका, है ना, और अर्थ की तरफ में ये आर्म को आप नीचे गिरते हुए क्यों देख ले रहे हैं, जबकि ये दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड में ही लग रहा है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत कम जगह एक्सप्लेन भी किया जाता है। देखिए हो क्या रहा है इसको समझिएगा। जैसे आपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा F, या आप बोल सकते हैं F1 इक्वल्स टू F2, इसका वैल्यू आपने कितना निकाला है, कैपिटल G m1, दोनों ऑब्जेक्ट का मास का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, और उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यही है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ठीक है सर, अब हो क्या रहा है इसको समझिएगा। ये जो आपका है अर्थ हो गया, ये क्या है आपका अर्थ है, ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ। इसका अपना एक मास है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। अब एक प्लांट बना लिया जाए भाई, ये हो गया आपका प्लांट, और इस प्लांट से हम लोग सेब को गिराएंगे नीचे, ठीक है। ये सेब है आपका, सेब का भी अपना कोई एक मास होगा, मान के चलते 1 kg का सेब है, मान के चल रहे 1 kg का ये सेब है। तो अपना अगर इसका मास है और इस अर्थ का भी मास है, तो आप बताइए ये सेब क्या करेगा, इस अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, F1 फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा सर।
सेम इसी प्रकार से ये अर्थ भी क्या करेगा, ये अर्थ भी क्या करेगा, इस सेव के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? F2 फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? F2 फोर्स लगाएगा। और ये फोर्स को क्या कहेंगे, पहले मुझे ये बताइए। जो आपका F1 फोर्स लग रहा है और ये जो F2 फोर्स लग रहा है, इसे आप क्या नाम देंगे? इसे हम लोग कहेंगे सर ग्रेविटी फोर्स। इसे हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्व बल। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पर क्या आ गया है, एक प्लैनेट आ गया, यानी एक ग्रह आ गया ये आपका, है ना। तो इस केस में जो फोर्स लग रहा होगा उसे हम क्या नाम देंगे? गुरुत्व बल का नाम देंगे। क्योंकि इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग समझेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व त्वरण को, स्मॉल जी को। तो ये गुरुत्व नाम क्यों पड़ा, ये भी तो मैं आपको समझा सकूं। चलिए अब एक बात बताइए, अगला पॉइंट ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप बताइए हमें, ये इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगी? ये भैया मैंने लिख दिया F1 इक्वल टू F2 होगी। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, ये जो सेव है आपका, ये सेव आपका नीचे आते हुए दिखता है, जो कि आपका फोर्स क्या है, सेम इक्वल अमाउंट में लग रहा है। तो दूसरा केस में मैं लिख दे रहा हूं सेव आपका नीचे गिर रहा है। अब इसको आप मुझे बता दीजिए सर, सेव नीचे क्यों? आखिर यही बात तो प्रूव की है न्यूटन साहब ने। तो समझिएगा सेव नीचे क्यों चला गया, जबकि दोनों फोर्स सेम अमाउंट में लग रहा है, तो दोनों एक जगह ही रहना चाहिए। सेव को नीचे आना ही नहीं चाहिए, गिरना ही नहीं चाहिए था सेव को, है ना। या फिर अगर ऐसा है तो अर्थ क्यों नहीं चला जा रहा है ऊपर? चलिए इसको समझते हैं। तो अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इस केस में हो क्या रहा है इसको समझिएगा एक बार। देखिए जो आपका सेब का जो मास है वो कितना है? 1 kg का। मैं इसका एक फिगर बना रहा हूं सेब का। ये हो गया सेब, ठीक है। इसका मास कितना है? 1 kg है। इसका मास कितना है? 1 kg का। तो अब इसमें क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे कई सारे पार्टिकल होंगे सेब के। इसी सेब का क्या होगा, पार्टिकल होगा ना, छोटे छोटे पार्टिकल, और इसी पार्टिकल का मास कितना होगा? 1 kg होगा। तब आप कह रहे हैं सेब का मास कितना है? 1 kg है। उसी प्रकार ये अर्थ है, तो अर्थ भी छोटे छोटे कई सारे पार्टिकल्स में मिलकर बने होंगे, मिलियंस बिलियंस खरबों में, और उन खरबों पार्टिकल्स का मास कितना होगा? 6 × 10⁻24 kg। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, यानी कि ये गुरुत्व बल को निकालना चाहे वैल्यू, तो G की वैल्यू अच्छा कैसे निकलेगा? M1 M2 अपन R², है ना। अब इसके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना चाहे तो क्या होगा? डिस्टेंस कितना है, जैसे कि ये आपका अर्थ है, ठीक है। इसके रेडियस वैल्यू कितनी है? 6400 किलोमीटर है, ठीक है। और यहां से कोई सेब गिर रहा है, मतलब सेब गिरा है अर्थ पे, तो डिस्टेंस हम लोग 6400 किलोमीटर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जी का वैल्यू कितना है? 6.67 10⁻⁻11। मास कितना है? सेव 1 kg है, और इसका मास कितना है प्लैनेट का? 6 × 10⁻24 kg है, ठीक है, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 6400 किलोमीटर का स्क्वायर कर देंगे, है ना। किलोमीटर है तो इसको हम लोग मीटर में भी बदल लेंगे। बदलने के बाद देखिए सॉल्व इसको, मतलब रफली हम सॉल्व कर रहे हैं फटाफट। ये -11 है, इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 13 10⁻13। यहाँ से 2 हटा लेंगे, और मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आपका समथिंग इंटू 10⁻11 या 10⁻10 न्यूटन। मतलब 10⁻11 मतलब समझ रहे कितना? 6 7 8 9 10 11 इतना न्यूटन, मतलब रफली मैं बता रहा हूं, अप्रॉक्स वैल्यू इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है इनके बीच में। अब ये फोर्स इतना इतना क्यों लग रहा है? इसके पीछे का जो मेन रीजन है, इसका मास। किसका मास? अर्थ का मास। अर्थ का मास इतना अधिक होता है ना, अर्थ का मास इतना अधिक होता है कि वो सेब को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन यही चीज आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, आपका मास मान के चलते हैं 60 kg का है, ठीक है। और जो रखा हुआ बेड है वो भी मान के चलते हैं 10 20 50 kg का, जो भी हो। तो इसके बीच जो फोर्स काम करेगा, कितना काम करेगा देख लीजिए आप। 6.6 10⁻⁻11 आपका 60 kg, इसका भी मान के चल रहे हैं 60 kg है। दोनों बीच का डिस्टेंस 5 मीटर में ले रहा हूं, तो ये हो गया आपका 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा। 25 से ये 2 जीरो चला गया, तो 6 छक कितना हो गया? 36। 36 गुना 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। अब इसको सॉल्व कर दे रहे, इसको हम 7 बना दे रहे, ठीक है। तो 7 छक 42 का 2, हाथ में बचा 4, 7 × 21 4 25 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। यानी ये कितना वैल्यू आ रहा है आपको समझ में आ रहा है? देखिए मैं दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 2 न्यूटन। कितना, मतलब कि सोचिए 1 न्यूटन तो अभी छोड़ ही दीजिए, अभी ये जीरो हटेगा, ये जीरो हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, 8 जीरो हटेगा, तब जाकर के 1 न्यूटन फोर्स लगेगा आपका और आपके बेड के बीच में। अलग कितना रहा? ये इतना न्यूटन फोर्स लग रहा, मतलब समझ रहे, ये टेंस टू क्या हो जाएगा? अप्रॉक्स क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना। ये कितना लग रहा है? 0 न्यूटन फोर्स लग रहा है।
इसी कारण वो बेड वहीं का वहीं है और आप वहीं के वहीं है। समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा। क्यों? आपके और बेड के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक आकर्षित बल है, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रही है, आप समझ पाए कि नहीं ये बताइए। क्योंकि ये जो बल लगेगा कितना है, क्योंकि आपका मास और आपके बीच में जो लगने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या होता है, अप्रॉक्स क्या होगा, सेम होता है। क्योंकि ये जो g की वैल्यू है 6.67 10⁻11 होता है, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू कितना, यानी 10⁻0, यानी कि अप्रॉक्सली 0 न्यूटन ही फोर्स काम करता है। लेकिन जब कोई प्लैनेट आ जाएगा तो इस केस में आपने देखा, प्लैनेट के केस में आप क्या देख रहे हैं, अर्थ के केस में 10⁻24 kg वेट हो रहा है इसका, जो -11 को आराम से सिंप्लीफाई करके कितना वैल्यू आ जा रहा, 10⁻11 या 10। तो इतना न्यूटन फोर्स काम करने लगता है जब अर्थ प्लैनेट हो जाए। अर्थ प्लैनेट में आपके अलावा मून भी आ सकता है, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह। तो उस केस में क्या होगा, वहां पे एक वस्तु जो है उस प्लैनेट की ओर आकर्षित होने लगेगी, क्योंकि ये बल ही क्या होता है, आकर्षित बल होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पूरे ब्रह्मांड में लगने वाला सबसे कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर बल होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। और सबसे स्ट्रांग बल कौन होता है, नाभिकीय बल, यानी कि एटम में जो उपस्थित होते हैं न्यूक्लियस, देख लीजिए, जो आपका ये है एटम उपस्थित होता है न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है आपका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे के बीच में कैसे पकड़े हुए एक दूसरे को, नाभिकीय बल के कारण। और ये नाभिकीय बल कितने बीच डिस्टेंस, शॉर्ट रेंज डिस्टेंस पे काम करता है ना। ये सब चीजें याद आ रहा है ना भाई, मैंने बता रखा है इलेक्ट्रिसिटी में। तो सबसे कमजोर बल इस ब्रह्मांड में पूछा जाएगा तो देखिए, एक तो सबसे वीकेस्ट फोर्स है आपका ये कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये रहा सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है आपका कौन सा फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक। दूसरा, आप और आपके बीच में जो लग रहा है वो बल ही कितना है, वो एकदम नेग्लिजिबल है, 0 न्यूटन के बराबर है। तो एक तो कमजोर बल है ब्रह्मांड का, और आपके बीच में लगने वाला बल ही वो अप्रॉक्स टू 0 है। तो इसलिए आप जहां हैं वहीं रहते हैं। बोतल भी आपके पास फोर्स लगा रहा है, आप भी बोतल के पास फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन मास इतना कम होने के कारण हर ऑब्जेक्ट एक जगह स्थिर खड़ा मिलता है। लेकिन यही केस में आपने देखा, अर्थ की जब बातें हो गई तो सेब क्यों नीचे गिर गया, ये अब आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि अर्थ का जो मास है वो बहुत अधिक होने के कारण इसको क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो ये जो खींच रहा है वो कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर गुरुत्व बल, तो आप उसको कहेंगे गुरुत्व बल के कारण। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइएगा आप। सबसे कमजोर बल पूछा जाएगा ब्रह्मांड में तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बल पूछा जाएगा तो आप क्या आएंगे, न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल। अब आइए वेट का डेफिनेशन में, अब आप वेट का जो है ना डेफिनेशन को समझने लायक बन चुके हैं। वेट की WEIGHT वेट यानी कि भार का, अब आप डेफिनेशन एग्जैक्ट मीनिंग को समझेंगे। इसको हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। भार एक प्रकार का फोर्स है, यानी भार क्या है, एक प्रकार का बल है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसकी SI यूनिट क्या आएगी, न्यूटन ही आएगी, है ना। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि अब नहीं भी आ रहा तो इतना समझिए कि भार, अब क्यों ये बल है ये भी हम आपको प्रूव करेंगे। वेट भार क्या है, एक प्रकार का बल है, यानी एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। इसकी SI यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन आ जाएगी। अब समझिए भार किसको बोलते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ मैं एक आपका अर्थ बना लिया हूँ, ठीक है। ये हो गया, चलिए अर्थ को ऐसे नहीं सिंप्लीफाई करके मैं बनाता हूँ। ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। ये हो गया अर्थ, इसका अपना मास होगा कैपिटल M। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा कोई एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ जिसका अपना मास है M, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये अर्थ क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F1 फोर्स, और उसी प्रकार से ये M भी क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा F2 फोर्स। F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। और कैसा नेचर होगा, आकर्षित बल का नेचर होगा। और ये कौन सा बल होगा, तो इस बल को हम क्या नाम देंगे, गुरुत्व बल का नाम देंगे, यानी इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। और ये बल कैसा होगा, सबसे कमजोर बल, यानी कि सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस अर्थ की तरफ खींचे चली आ जाती है, ठीक है ना। इस अर्थ के ऊपर इस सरफेस में आते हुए इस प्रकार से गिर जाएगी। गिरेगी कि नहीं ये बताइएगा, बिल्कुल गिरेगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो बल है, यानी कि ये जो गुरुत्व बल है, इसका नेचर कैसा है, आकर्षित करने का। और इसको आकर्षित इसीलिए कर लिया क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का, यानी कि यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका प्लैनेट,
जिसका मास बहुत अधिक होता है। तो अब ध्यान से समझिएगा भार किसको कहते हैं। अब मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि पृथ्वी, यानी ये जो आप देख रहे हैं पृथ्वी, किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस बल से, इस F1 बल से इसको अपनी ओर खींच रहा है ना, जिस बल से खींचती है वही उसका भार होगा। यानी ये ऑब्जेक्ट का अगर आपसे पूछ लिया वेट कितना होगा भैया, हमें ये बताइए, तो जितना फोर्स से ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा होगा वही इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। इंग्लिश में सुनिएगा, वेट को डिफाइन करने के लिए फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय अर्थ, ठीक है ना, फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय अर्थ इज वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वही क्या हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाता है। जैसे समझिए ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है, यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर F1 फोर्स लगाएगा। F1 फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, अर्थ, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर में, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट कितना, ये भी फोर्स लगाएगा F2, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। इसके बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे गिरेगा, क्यों, क्योंकि अर्थ का मास बहुत अधिक होने के कारण। तो अगर आपसे इस ऑब्जेक्ट का वेट पूछ लिया जाए तो ये वेट कितना होगा, ये वेट F1, जितना आपका F1 लग रहा होगा। यानी ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, जिस बल से, F1 बल से, जिस बल से इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है वही उसका भार होता है। फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय अर्थ इज वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब आइए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब और हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी, अभी तक इतना समझ में आया कि नहीं, कि मैंने अगर आपको यहाँ पे कह दिया कि ये वेट है आपका, ये वेट क्या है आपका, एक बल है, यानी कि एक फोर्स है। क्यों ये फोर्स है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी जो पृथ्वी है, जिस बल से, इस F1 बल से, है ना, इस F1 बल से ये ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है ना भाई। जैसे इस अर्थ से आपने कोई बॉल को ऊपर फेंका, तो ये बॉल थोड़े देर के बाद ये फिर वापस तो नीचे ही आती ना, क्यों, क्योंकि ये अर्थ ने क्या कर रहा है, ये अर्थ इस F1 फोर्स से क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है। और ये जो बॉल आप देख रहे हैं, ये बॉल भी क्या कर रहा है, F2 फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसका मास इतना अधिक है अर्थ का। यहाँ पे प्लैनेट, ये गुरुत्व बल, ठीक है ना, ये कौन सा बल है, ये गुरुत्व बल है भाई। तो इसका फोर्स जो लग रहा है ना, यही इसका वेट होगा। यानी इस बॉल का वेट कितना है, जितना बल से, यानी वेट ऑफ बॉल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F1 होगा। यानी F1 बोले तो गुरुत्व बल, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वेट क्या है, एक प्रकार का बल है। कौन सा बल, जिस बल से पृथ्वी इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है उसे ही आप भार कहते हैं या वेट कहते हैं। क्लियर हुआ, ये बताइएगा कि नहीं बताइए। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा बेसिक पार्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है, अब इसके ऊपर अगर कोई फोर्स लगा दिया गया है तो अभी ये रेस्ट में है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इसके पास कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं। जैसे आपने फोर्स लगाया तो अब ये बॉडी क्या हुआ, मूव करके यहाँ आ गया, यानी अब इसके पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गया। यानी इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि त्वरण इसको हिंदी में कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन अब यही ऑब्जेक्ट इस प्रकार से, ये हो गया हॉरिजेंटल केस की बात है, जब 36 दिशा में कोई बॉडी आपका मूव करेगा। लेकिन जब कोई बॉडी वर्टिकल केस में मूव कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा या नीचे आ रहा होगा, यानी वर्टिकल केस की बात होगी, यानी कि ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में, यानी वर्टिकली ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो इस केस में अब ये आपका एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, इसको मैं बतलाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं। तो हो क्या रहा होगा यहाँ पे, इसको समझिएगा। चलिए अभी ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, अर्थ है, ये क्या है भैया, आपका अर्थ है। अब ये बॉडी जो है ये नीचे क्यों आ रही है, पहले ये बताइए। ये बॉडी नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि ये अर्थ जो है एक F1 फोर्स लगा रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी इस अर्थ पे F2 फोर्स लगा रहा है। इसके ये दोनों फोर्स एक बराबर है। ये फोर्स कौन सा है, गुरुत्व बल है, ये ग्रेविटी फोर्स है। ये बराबर होने के बाद भी ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ का जो मास है बहुत अधिक होने के कारण। तो इस F1 फोर्स के कारण क्या हो रहा है, समझिएगा ध्यान से मैं जो बोलने जा रहा हूं। इस F1 फोर्स के कारण, ये F1 फोर्स कौन लगा रहा है, ये पृथ्वी लगा रहा है भैया। ये F1 क्या है, F1 जो है पृथ्वी जो है किसके ऊपर लगा रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना। और F2 क्या है, ऑब्जेक्ट जो है पृथ्वी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। दोनों बराबर फोर्स है, लेकिन अर्थ का मास बहुत अधिक होने के कारण इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच ले रहा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अपनी ओर खींच ले रहा है, यानी कि इस बॉडी में क्या आ गया है, मोशन आ गया है।
अगर मोशन आ गया यानी क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब एक बात बताइए, स्पीड एंड वेलोसिटी की वीडियो जाके देखिए, अपलोडेड एप्लीकेशन में 12 13 14 क्लासेस में मैंने कंप्लीट किए हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा भी अपन टी होता है ना, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि एक सेकेंड में, यानी कि ऐसा समझिए, पहले ऐसा समझिए इसको, वो तो परिभाषा किताबी हो गए। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, ठीक है ना, कि एक सेकेंड में आपका जो डिस्टेंस कवर हुआ है आप उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, यानी वेग में परिवर्तन जो हो रहा है समय के अकॉर्डिंग, उसको ही आप क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन। तो जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को देखिएगा, ये जैसे जैसे आ रहा है नीचे, इसका क्या है, इसकी स्पीड भी चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी स्पीड भी इंक्रीज होती जाएगी, होगी ना भाई। तो इसमें क्या क्या हो गया, मोशन आ गया, मोशन आ गया यानी एक्सेलरेशन आ गया। तो ये जो एक्सेलरेशन आया क्यों आया, इस फोर्स के कारण। ये कौन सा फोर्स है, गुरुत्व बल के कारण, यानी ये जो एक्सेलरेशन आया किसके कारण, गुरुत्व बल के कारण एक्सेलरेशन आया, इसलिए हम इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्यों कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ में आया आपको, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन आया इस ग्रेविटी फोर्स के कारण आया, ये जो त्वरण आया इस गुरुत्वीय बल के कारण आया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने क्या कहा सर, समझिएगा, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होगा उसे ही आप एक्सेलरेशन कहेंगे। तो जब वर्टिकल केस में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, तो इसमें जो एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। ये स्मॉल जी क्या है, इस स्मॉल जी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अब इसको समझिए, गुरुत्वीय त्वरण क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो बॉडी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, इस बॉडी के पास अभी कोई एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन ये जैसे नीचे अगर गिर रहा तो इसका मतलब ये बॉडी क्या आ गया, मोशन में आ गया, गतिमान हो गया। अगर गतिमान हो गया तो इसके पास क्या हो गया, अपना एक एक्सेलरेशन हुआ। तो ये एक्सेलरेशन ये बॉडी में आया कैसे, तो ये एक्सेलरेशन बॉडी में आया है इस F1 फोर्स के कारण, और इस F1 फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट प्लानेट है, तो इस गुरुत्वीय बल के कारण बॉडी में क्या आया, त्वरण, इसलिए हम इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। यानी इस ग्रेविटी फोर्स के कारण जब ऑब्जेक्ट में, यानी कि ग्रेविटी फोर्स के कारण जब ऑब्जेक्ट में त्वरण आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, तो उसको आप क्या करेंगे, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सिंपल सी बात है, जब आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आपका स्मॉल जी आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बॉल नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस ग्रेविटी फोर्स के कारण ये बॉडी नीचे आ रहा है ना, यानी इस बॉडी को नीचे आ रहा है, मतलब इसकी में मोशन आ गया, मोशन आ गया मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे नीचे आ रही है। तो सिंपल सी बात है, ये क्यों हो रहा है, इस ग्रेविटी के फोर्स के कारण, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके कारण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या आप ऐसे भी समझिए, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, ठीक है ना, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो यानी ये अर्थ क्या करना चाह रहा था, इस बॉल को नीचे ही खींचना चाह रहा था F1 बल से, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन इस बॉल को जब आप ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होगा, इसको समझिए, इसको आपको समझना होगा। जैसे जैसे आप ये बॉल को ऊपर खींच रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। क्यों, क्योंकि ये बॉल तो को क्या कर रहा है, ये अर्थ अपनी ओर खींचना चाह रहा है, लेकिन आप कुछ इतना वेलोसिटी उसमें दे दिए हैं फोर्स लगा के या कोई मशीन के थ्रू, उसके कारण ये कुछ दूर बॉल जाता है और फिर ये वापस इस ग्रेविटी फोर्स क्या करता है, इसको अपनी ओर खींच लेता है। तो ये बॉल जब बॉल को आप ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। अब कितना होती है, वो होता है आपका हर सेकेंड में 9 पॉइंट मीटर। आपका ये क्या करता है, इसकी स्पीड कम होती चली जाती है, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आपको बस इतना मैं बताना चाह रहा हूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर खींच रहा होता है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। क्यों, उसकी वेलोसिटी कम होगी। क्यों, जाके वेलोसिटी अंतिम में क्या होता है, जीरो होता है ना, फिर वो वापस नीचे गिरता है। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है, क्योंकि ये पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में, पृथ्वी जिस साइड फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो भैया आपको रोकने की कोशिश कर रहा है और आपने इसको ऊपर कैसे भेज दिया, कुछ फोर्स लगा करके, कुछ मशीन के द्वारा। तो कुछ समय तक ये ऊपर जाएगा लेकिन वापस ये फिर नीचे ही गिर जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण उसमें एक्सेलरेशन आया जिसको वो अपनी ओर खींच लेता है।
तो ये स्मॉल जी का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइएगा। यहां तक चीजें क्लियर है। अब ये जो जी का वैल्यू है ये हम निकालते कैसे है, इस पे अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये जी का वैल्यू निकलेगा कैसे, इस पे अब हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आपका ये अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है, ये क्या है आपका अर्थ, ये हो गया अर्थ, ये हो गया आपका अर्थ। ठीक है, इसका अपना मास होगा कैपिटल एम। अब यहाँ पे कोई, अब इस सरफेस में कोई एक ऑब्जेक्ट है यही, या फिर आप ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका भी कोई अपना मास होगा स्मॉल एम। तो अब ये अर्थ का अपना, अब ये आपसे कितना, ये अर्थ से यहाँ से कितने डिस्टेंस में होगा, इसका जो अर्थ का रेडियस होगा उतने ही डिस्टेंस में, यानी अर्थ के सरफेस में अगर आप खड़े हैं तो कितना डिस्टेंस में, जितना रेडियस होगा अर्थ का। तो इस केस में हम जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो एक बात बताइए, आप जो हैं यहाँ पे, आप जो आप हैं, आप क्या करेंगे, इस अर्थ के ऊपर भी एक फोर्स लगाएंगे, F1 लगाएंगे कि नहीं, और ये अर्थ भी क्या करेगा आपके ऊपर, क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, F2। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों फोर्स क्या होगा, बराबर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब इससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मैंने बता रखा है स्पीड एंड वेलोसिटी का, अगर आपने क्लास देखा, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, ये आपने पढ़ा है। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू फोर्स अपन एम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपन एम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब बताइए F1 का वैल्यू या F2 की वैल्यू अगर आपसे पूछूं, ये क्या होगा, आपका गुरुत्व बल होगा, कितना होगा आपका, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मैन यानी इस व्यक्ति का मास, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या होगा, इन दोनों के बीच का लगने वाला फोर्स होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर, है ना। ठीक है सर। अब एक बात बताइएगा हमें, ये जो कैपिटल एफ देख रहे हैं, ठीक है, इस कैपिटल एफ को यहां मैं एज इट इज लिख दिया हूं, और ये जो आपका स्मॉल मास है, यानी कि ये जो व्यक्ति या ऑब्जेक्ट कह ले, हम लोग निकाल क्या रहे हैं अभी, हम लोग ये निकाल रहे हैं कि ये जो आपका अर्थ है, ये अर्थ कितना फोर्स से लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नीचे ले आऊं, इस व्यक्ति के मास को नीचे ले आ रहा हूं, ठीक है, इस व्यक्ति को, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग ये जो फोर्स निकाले हैं अभी, हमने ये फोर्स निकाला, हमने कितना, ये फोर्स हमने क्या निकाला कि जो आपका फोर्स है ये किसके ऊपर लग रहा है, इस व्यक्ति के ऊपर लग रहा है, और कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। यानी ये जो फोर्स निकला है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ये जो ग्रेविटी फोर्स निकला है, ठीक है ना, ये जो ग्रेविटी फोर्स निकला है, ये ग्रेविटी फोर्स जो लग रहा है किसके ऊपर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, अर्थ के द्वारा लग रहा है, किसके ऊपर, ऑन ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। ठीक है, अब समझिएगा। तो यहां पे क्या बचा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ये यहां पे अब जो एक्सेलरेशन आएगा ये क्या होगा, गुरुत्व बल के कारण लग रहा है, यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि यहां पे हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू एम इंटू जी। ठीक है, यहां पे मैं वर्टिकल केस की बातें कर रहा हूं, ऊर्ध्वाधर केस की बातें कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा किस कारण, गुरुत्व बल के कारण। तो यहां पे अगर मैं इसको कैपिटल एफ अपन ये स्मॉल एम अगर नीचे आएगा तो इसको मैं जी से लिख सकता हूं, यानी जी इक्वल्स टू कैपिटल एम एफ बाई एम लिख सकते हैं, यानी इस पूरे को कैपिटल स्मॉल जी लिख सकते हैं, बिल्कुल। यानी आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू निकला है कैपिटल जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर, यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला आया है, ये आपका फॉर्मूला आया है कैपिटल जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये क्या है, ये है मास ऑफ अर्थ, या आप बोलेंगे मास ऑफ प्लैनेट, और ये क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो आप एक बात बताइए कि ये जो जी की जो वैल्यू है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से जो गिर रही है, क्या इसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए, क्या यहाँ पे कहीं भी स्मॉल एम है, उस ऑब्जेक्ट के मास को यहाँ पे जो स्मॉल एम जो है, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी जो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट मास, ठीक है ना, डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट मास, यानी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या इसकी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मास ऑफ अर्थ है ना। ये क्या है आपका कैपिटल है, मास ऑफ अर्थ है। ये कितना होता है मास ऑफ अर्थ, ये होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24
kg। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। कितना होता है भाई, 6400 किलोमीटर, है ना। तो किलोमीटर को अगर मीटर में बताएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻3, ये हो गया मीटर में। अब इसको सॉल्व करिए, इसको आप अगर जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा जी का, वो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग अप्रॉक्स एग्जामिनेशन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। मतलब ये 10 आप कब लेंगे, जब अगर ऑप्शन में मतलब एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा, या फिर अगर क्वेश्चन में जी का मान अगर 9.8 मीटर पर सेकंड लिख दे कि लेना है, तब आप इतना ही लेके बनाइएगा, भले कैलकुलेटिव हो जाए, ये मत लीजिएगा। लेकिन नहीं मेंशन रहेगा और ऑप्शन में आसपास मिले तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जी का वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट मास, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि आपका जो जी का वैल्यू है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को समझिएगा क्या है, जैसे ये क्या है, आपका अर्थ है, ठीक है, और ये हो गया आप कोई ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो नीचे आ रहा होगा, किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, स्मॉल जी, और ये कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि हर एक सेकेंड में इसकी जो स्पीड होगी, कितने स्पीड से बढ़ेगी भाई, देखिए इसको तोड़िए, अच्छे से तोड़िए, मैं इसको तोड़ ही दे रहा हूं। देखिए इसका मतलब क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है समझिएगा, 9.8 मीटर, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड 2 सेकेंड है ना। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, है ना। इसका मतलब ये है, समझिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में ये मीटर पर सेकेंड क्या है, आपकी स्पीड है, या आप बोल सकते हैं वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या बोल सकते हैं, स्पीड बोलेंगे, वेलोसिटी नहीं, स्पीड बोलेंगे। यानी 1 सेकेंड में आपकी जो है स्पीड कितनी बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगी, क्योंकि आप नीचे आ रहे हैं और पृथ्वी भी आपको अपनी ओर खींच रहा है। तो हर एक सेकेंड में आपकी जो स्पीड है कितना इंक्रीज होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होते जाएगी जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे। लेकिन यही अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके हैं, ठीक है ना, यहां से अगर आप ऊपर फेंके हैं, यहां आते आते ये क्या है भाई, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये नीचे आएगी। लेकिन आप इसको फोर्स लगा के या कोई मशीन के थ्रू आपने इसको ऊपर फेंक दिया, तो ये अर्थ क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा F1 गुरुत्व बल से। तो ये धीरे धीरे जो इसकी स्पीड होगी, हर एक एक सेकेंड में कितनी घटती जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड से घटती जाएगी, और फाइनली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगा, और फिर ये वापस नीचे गिरेगा, g = 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 0 रहेगा, तो 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दूसरे सेकेंड में 9 है तो इसका जस्ट 19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गया होगा इसका भी मतलब। दूसरा, ये जो आपकी जो जी की वैल्यू है, क्या ये मास जो ऑब्जेक्ट की है उसके ऊपर डिपेंड करती है, तो नहीं करती है। यहां तक क्लियर है। सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। गुरुत्व बल नाम क्यों पड़ा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, ये भी आपको समझ में अब आ गया होगा। क्यों सेब नीचे गिर रहा होता है, क्यों पृथ्वी को सेब अपनी ओर नहीं खींच ले रहा है, ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि पृथ्वी की मास बहुत अधिक होती है। यहां तक बातें क्लियर है। अब एक और आपका है क्वेश्चन यहाँ पे ग्रेविटेशन का, यहाँ से प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनेगा। अगली आपकी, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट अभी आपने ईयर में लिया, ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कितना होगा, F1 = F2। अब इसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर लेके चले जाइए, ठीक है। यानी आपने क्या किया है, मीडियम, यहाँ एयर रखा है, यहाँ पे वाटर लिया है, तो मीडियम आपने चेंज कर दिया है, तो इसके बीच जो लगने वाला फोर्स है, क्या वो चेंज हो जाएगा, नहीं, वो भी, यानी कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप किसी भी मीडियम में चले जाइए, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब आइए थोड़ा सा नोट्स में, पहले अभी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें अभी छूटी भी है मुझे पता है, लेकिन एक बार देखते चलते हैं भाई, क्योंकि नोट्स से भी चीजों को लेकर चलना हमें। गुरुत्व बल कहते किसको है, यानी ग्रेविटी फोर्स कहते किसे हैं, पृथ्वी और किसी भी वस्तु के बीच जो लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसको हम गुरुत्व बल कहते हैं। तो जब बात रहेगी गुरुत्व बल, तो वहां पे एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लैनेट होगा, यानी कि पृथ्वी हो सकता है, ग्रह हो सकता है, कोई भी ग्रह, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चंद्रमा, कुछ भी हो सकती है, और एक ऑब्जेक्ट के बीच लगेगा, तो वो होगा ग्रेविटी फोर्स। और ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि आकर्षित बल होगा। अगला गुरुत्वाकर्षण बल, यानी अब देखिए वीडियो जो देख रहे हो ना, हिंदी इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम आपका आएगा नहीं, और इतना मैनेज करना पड़ेगा। मैंने हर चीज लिख रखा है इंग्लिश हिंदी में, पूरा लाइन लिख देना, यानी बच्चे वाली बातें हो गई।
खैर, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ये भी आपका क्या है भाई, आकर्षित बल ही होता है, अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करेगा। यहां तक क्लियर है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया था मैंने बता दिया है, जो मास होगा उसके प्रोडक्ट के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपका मिल गया है। ये जो जी है वो क्या है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा। ये वैल्यू किसने दिया है, हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान बताया। और ये गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, न्यूटन साहब ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इंग्लिश में सुन लीजिए मेरे भाई, कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है आपका क्या, कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों वस्तु के दूरी के, यानी कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो जो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज आपका यहां लिखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रकृति है या नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, यानी कैसा होता है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। चलिए ये भी बातें क्लियर हो गई। क्यों प्लैनेट अपनी ओर खींच ले रहा है, मास बहुत अधिक होने के कारण। आप क्यों नहीं बेड को, या बेड आपको अपनी ओर क्यों नहीं खींच रहा है, क्योंकि मास यहाँ पे दोनों का इक्वल होता है, टेंस टू 0 लग रहा होता है। ये भी आपको पता चल गया। दूसरी बात आपको मैंने ये बता दिया कि भार किसको कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, भार आपको याद आ रहा ना भाई, भार किसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि ये जो आपका अर्थ है, ये अर्थ इस आर्म को जिस फोर्स से मान के चलते F2 फोर्स की है, तो जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है वही उस वस्तु का भार होता है। ठीक है। अब आइए भार को मैं और भी आगे क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आपने जी समझ लिया। देखिए WEIGHT वेट, वेट का जो आप रिप्रेजेंट करते हैं भार को कैपिटल W से, इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, पहले बताइए। वेट क्या है आपका, एक फोर्स है, ठीक है ना, फोर्स है। तो फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, MA लिख सकते हैं। चलिए इसको भी नहीं, ऐसा हटाइए। आप हमें ये बताइए पहले, फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, हमें ये बताइए। फोर्स को MA लिख सकते हैं या नहीं, ये बताइएगा। लेकिन ये कौन सा फोर्स है भैया, ये फोर्स आपका यहाँ पे F और यहाँ पे एक्सेलरेशन स्मॉल a है, यानी ये लीनियर एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ पे जो भार आ रहा है कंसेप्ट में, तो आपको जो पृथ्वी है जिस बल से खींच रही है, तो वो वर्टिकल खींच रही होगी आपको अपनी ओर से, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट में आ रहा है, यानी ये भार हो गया आपका ये बल। और ये मास जो आपका है, जिस आप कोशिका से मिलकर बने, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसमें छोटे छोटे पार्टिकल है और वो जो नीचे गिरेगा किस एक्सेलरेशन से, स्मॉल जी, यानी कि वेट का फॉर्मूला यही हो गया mg। तो अब बताइए वेट का अगर फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए, या वेट इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, mg। ये है क्या भाई, वेट आपका कुछ नहीं है, ये फोर्स ही है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन ही है। लेकिन ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये आपका एक्सेलरेशन है किसके कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण, इसलिए स्मॉल g लिखते हैं। चलिए ये भी मैंने क्लियर हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं नोट्स में आगे। इसके बाद मुझे कुछ चीजें बतानी थी भाई, मैं भूल गया, दिमाग से निकल गया यार। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ देंगे तो याद आते चली जाएगी क्या चीजें मेरे से छूट रही। हाँ चलिए उसको भी ले रहे, याद आ गया मुझे। देखिए भाई ये आज क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या, ये क्वेश्चन आपका एकदम एग्जाम में पूछेगा, एकदम 100% पूछा भी गया। मैं आपको PYQ कराऊंगा, दिखाऊंगा, ग्रुप डी वगैरह में भी पूछा है रेलवे ने। देखिए अभी आप जैसे कि ये आ गया आपका सन, ठीक है ना, ये हो गया आपका सन, ये आपका हो गया सन, ठीक है, ये क्या हो गया आपका सन। समझिएगा ध्यान से इसको अच्छे से, ये क्या हो गया सर, ये हो गया आपका सन, ठीक है। अब इस सन के अराउंड क्या हो रहा है, इस सन के अराउंड क्या हो रहा है, आपका जो अर्थ है, ये अर्थ क्या है, ये आपका हो गया अर्थ, है ना, ये क्या हो गया आपका अर्थ। ये अर्थ क्या कर रहा है, इस सन के चारों ओर घूम रही है ना भाई, ये अर्थ क्या कर रहा है, इस सन के चारों ओर घूम रहा है या नहीं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझिएगा। या एक बात बताइए, सन का अपना एक मास होगा कैपिटल M, उसी प्रकार इस अर्थ का भी अपना एक मास होगा। तो ये सन क्या करेगा, इस अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको F1 फोर्स कहेंगे, ठीक है सर। उसी प्रकार ये जो आपका अर्थ है, ये अर्थ भी क्या करेगा, इस सन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा F2। F1 क्या है, सन जो है अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और ये आपका F2 क्या है, अर्थ जो है आपके सन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक है सर। लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है कि जो आपकी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व कर रही होती है ना।
अर्थ क्या होती है, सूर्य के चारों ओर घूम रही होती है। अब ऐसा क्यों, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो सन है और जो अर्थ है, यानी ये जो आप सन को देख पा रहे होंगे, ये सन है और ये जो हो गया आपका अर्थ हो गया, इस अर्थ के बीच लगने वाला जो फोर्स है, यानी कि द फोर्स एग्जैक्ट बिटवीन द सन एंड अर्थ, ऑप्शन में रहेंगे न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप याद रखिएगा ये जो फोर्स होता है कौन सा फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों, क्योंकि कोई भी इस यूनिवर्स में अगर ऑब्जेक्ट है, उसका अगर अपना मास है, तो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे यूनिवर्स का वीकेस्ट फोर्स होता है और सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब आगे चलते हैं। अभी लेकिन यहां पे ऐसा क्या हो रहा है कि ये सन के चारों ओर आपकी पृथ्वी क्यों घूम रही है, इस सन पृथ्वी के चारों ओर क्यों ना घूम रही है भाई? ऐसा इसीलिए क्योंकि सन का जो मास है इतना अधिक होता है कंपैरेटिवली अर्थ से। जिस प्रकार से अर्थ किसी भी मैंगो को या किसी भी सेब को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेती है, क्योंकि अर्थ का मास इतना अधिक होता है कंपैरेटिवली उस ऑब्जेक्ट से, उसी प्रकार इस सन का जो आप मास देख रहे हैं ना, इस सन का मास इतना अधिक है कंपैरेटिवली अर्थ से कि अर्थ इसके चारों ओर घूमना स्टार्ट कर देती है। तो एक ऐसा कंसेप्ट ऐसे समझिएगा, जिस प्रकार ये आपने हाथ में रखा है और एक धागे से आपने एक स्टोन बांध लिया, तो आप यहां पे इसको क्या कर रहे हैं, इतना फोर्स लगाते हैं कि ये क्या होता है, घूमने स्टार्ट कर देता है इस प्रकार से। और ये तब तक इस प्रकार से घूम रही होती है जब तक आपने सेम अमाउंट में आपने फोर्स लगाया। जैसे वो छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, ये स्टोन नीचे गिर जाता है। तो यहां पे भी क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होता है, यानी कि अभी केंद्रीय बल काम कर रहा होता है, हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पे कौन सा ये फोर्स होता है, ये टेंशन फोर्स होता है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है, यानी अर्थ जो इसके चारों और सन के अराउंड जो घूम रहा है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इसको अपनी ओर खींचे हुए, और इधर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन सा फोर्स है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। क्लियर है? अब यहीं पर आपका ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जैसे कि ये आपका अर्थ है, अब आपका अब इस अर्थ के चारों ओर क्या है, आपकी चंद्रमा मून घूम रही है, क्योंकि अब ये मून भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये अर्थ भी इस मून के ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इसका भी अपना एक मास है, इसका भी अपना मास है। लेकिन अर्थ का मास इतना अधिक है कि मून इसकी चारों ओर परिक्रमा करना स्टार्ट कर देती है। अब आइए क्वेश्चन एक और आपका जो पूछा गया था कि ये क्या है, आपका अर्थ है ना, ये क्या है, आपका अर्थ है। अर्थ के कुछ हाइट में जाने के बाद आपको क्या मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है। ये एटमॉस्फेयर आखिर ये तैरती क्यों रहती है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, किस बल के कारण। तो देखिए ये क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है, यानी ये क्या हो गया, आपका वायुमंडल हो गया भाई, है ना। वायुमंडल इन द सेंस मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, गैसेस प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन गैस, नाइट्रोजन, ऑल गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो इस एटमॉस्फेयर का अपना क्या होगा, एक मास होगा, यानी कि मैं मान के चल रहा हूं स्मॉल m है। उसी प्रकार इस अर्थ का भी क्या होगा, अपना कोई एक मास होगा, 6 × 10⁻24 kg। इट मीन्स ये मास भी क्या करेगा, इस अर्थ के ऊपर, सॉरी इस एटमॉस्फेयर के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा होगा, F1 फोर्स, और ये एटमॉस्फेयर भी क्या करेगा, इस पर एक अपना फोर्स लगा रहा होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, F2 फोर्स। और ये कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, गुरुत्व बल। अब ये बल के कारण, इसी फोर्स के कारण जो आपके अर्थ के अराउंड जो आपका एटमॉस्फेयर है वो तैर रही होती है या फिर फ्लोट कर रही होती है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। और ये जो फोर्स काम कर रहा होगा क्या होगा, F1 = F2 होगा। ये आपका एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। दूसरा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मीडियम पे डिपेंड करती है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी आप किसी भी माध्यम पे चले जाइए, वाटर से एयर में चले जाइए, एयर से आप ऑयल में चले जाए, कोई भी मीडियम में जाएंगे, गैसेस में चले जाइए, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एज इट इज काम करते रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यानी यहां तक चीजें क्लियर है। थर्ड पॉइंट ये मुझे बताना था भाई, ये मैं बोल रहा था, हो गया ये क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला पॉइंट जो है आपका, जो गुरुत्वाकर्षण बल है माध्यम पे यानी मीडियम पर निर्भर नहीं करती, ये मैंने बता दिया भाई, ये हो गया आपका। अब आज एक पॉइंट और है सेंटर, ये देखिएगा, जो आपको मैंने अभी बताया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। M1 है और M2 है। अच्छा एक पॉइंट और याद आ गया, चलिए ठीक है। एक बात बताइए, ये क्या है, आपका मास है। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना। अभी जीरो क्यों नहीं होता इसको भी समझ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेन का, तो अगर ये पेन अगर आपका एक पदार्थ होगा तो इट मीन सिंपल सी बात, इसका अपना कुछ ना कुछ तो मास होगा, क्योंकि अगर ये पदार्थ है तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, इस पार्टिकल का अपना कुछ मास होगा। तो मास
कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी पदार्थ का जीरो तो हो नहीं सकता और नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है भाई, है ना। जीरो ही नहीं तो फिर नेगेटिव क्या, यानी ना तो जीरो हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है, यानी मास होगा, यानी पॉजिटिव केस की बात हो रही है, यानी हमेशा क्या होगा, मास आपका पॉजिटिव होगा, है पॉजिटिव होगा, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा F1 फोर्स, उसी प्रकार ये भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा F2, है ना। तो ये जो फोर्स काम करेगा एक सेंटर पॉइंट पे, इस प्रकार से एक लीनियर सेंटर पॉइंट पे काम कर रहा होता है। इसलिए ये लाइन जो है आपका एग्जाम का पूछा गया लाइन, इसको समझिए, यहां लिखा क्या गया है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है एक केंद्रीय बल है, यानी कि एक सेंट्रल फोर्स होता है। क्यों आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, ये समझ में आया। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है, यानी कि एक सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि इसके सेंटर में। और दूसरा एक पॉइंट ये भी समझिए, जैसे कि आपका कोई एक बॉडी चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे एक बॉडी है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे एक बॉडी मैंने ले लिया है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ले लिया मैंने एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या बताया था, अगर सेम चार्ज होगा, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो यहाँ पे क्या काम करेगा, रिपल्सन काम करेगा, यानी प्रतिकर्षण होगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव रहा तो भी यहाँ रिपल्सन काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए या नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, आपका अट्रैक्शन काम करेगा, ठीक है। लेकिन अब इस केस में पहले बताइए, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी आपका पॉजिटिव चार्ज, तो ये इधर भागना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन काम कर रहा। लेकिन इस केस में देखेंगे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी केस में, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी में जब आप पढ़ते हैं, इसमें ही आपको मिलेगा अगला पॉइंट। यहाँ पे देखिए, जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ना, ये रहा विद्युतीय बल। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है, इसकी जो नेचर होती है आकर्षित होती है, यानी कि अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव नेचर की भी हो सकती है, मैंने समझा दिया। उसी तरह मैग्नेटिज्म में भी, कि कोई बॉडी जैसे कि मैग्नेट है तो उसके पास या तो नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, या फिर नॉर्थ पोल के पास रखेंगे, साउथ पोल के पास रखेंगे, तो वहां क्या होगा, रिपल्सन काम करेगा। तो चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की प्रकृति नेचर कैसी होगी, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका एक वीकेस्ट फोर्स होता है, यानी कि सबसे कमजोर बल होता है। और सबसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इस पूरे यूनिवर्स की पूछी जाए तो न्यूक्लियर फोर्स होता है। और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जामिनेशन में। सबसे पहले तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, कहाँ काम कर रहा होता है, तो आपकी जो एटम है, एटम में जो आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में उपस्थित जो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बांध करके रखने वाला जो फोर्स होता है, ये होता है न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स काम कर रही होती है वो वेरी शॉर्ट रेंज डिस्टेंस में काम कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपका जो अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बात यहाँ पे कि अब यहाँ पे कि आपका जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स ही क्यों है, क्योंकि ये जो आपका मास है और ये जो आपका मास है, यहाँ पे सेम चार्ज है, और सेम चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को यहाँ अट्रैक्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट ना लगाएं कि यहाँ पे सेम चार्ज है तो यहाँ पे रिपल्सन काम करेगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे रिपल्सन क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट चार्जेस यहाँ पे नहीं होगी, इसके ऊपर मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मास ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसके बाद अगर अगला जो पॉइंट है, जैसे कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ था, थर्ड लॉ ने न्यूटन्स ने क्या बताया था कि जैसे ये आपका कोई एक वाल है, आपने इस पे कोई फोर्स लगाया, ठीक है, आप मान के चलते 10 न्यूटन से इस वाल के ऊपर अगर आपने फोर्स लगाया तो ये वाल भी क्या करेगा, आपके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, यानी कि एक्शन जितना आपने किया उतना आपको रिएक्शन मिल गया, ठीक है। तो जो न्यूटन्स ने जो ग्रेविटेशनल का जो फोर्स का जो लॉ दिया था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कैसे, इसको समझिएगा। जैसे कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट, इसका मास है m1, इसका मास हो गया m2। आपको न्यूटन्स ने ये कहा था कि आपके इस यूनिवर्स में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका अगर मास है, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, एक दूसरे के ऊपर से एक फोर्स लगा रहा होगा, जिस फोर्स को क्या कह रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा F1, यानी ये हो गया F1 फोर्स, और ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा F2 फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी, F1 इक्वल्स टू F2 होगी। हो गया न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो, कि न्यूटन ने ये कहा था कि आप जितना फोर्स लगा रहे होंगे वाल पे, ये हो गया वाल अगर, तो ये वाल भी उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगा रहा होगा। तो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है आपका, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फॉलो करता है। ये भी आपका पूछा गया एक क्वेश्चन है, ये भी कंसेप्चुअली क्लियर हो गया आपका। यानी कि यहाँ पे लिखा गया जो न्यूटन्स लॉ है फॉलो करता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है फॉलो करेगा न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। नेक्स्ट यहाँ पे ये बोला गया कि दो वस्तु के बीच की जो दूरी, अच्छा अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उस वो अगर कम हो या फिर ज्यादा हो, कहने का क्या मतलब है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बात की जाए, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया गया, ये ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करेगा, ये F1 फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ये आपका F2 फोर्स लगा रहा होगा। अब या तो ऐसा हो सकता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें और इस ऑब्जेक्ट एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके चले आए। अब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो कहीं भी चले जाइए, कितने भी डिस्टेंस में रखिए, आपका जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यही बताया गया यहाँ पे भी। अंतिम इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है, ठीक है ना, दो वस्तु के बीच की दूरी कम हो या फिर ज्यादा हो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जरूर लगेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। आगे बढ़े, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑलमोस्ट मैंने सारी पॉइंट, मैंने जो जो चीजें सोची थी मैंने बता रखा है, अभी चीज छूटा नहीं है भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब वो सब आगे कल की क्लासेस में होगा कि क्यों ऑब्जेक्ट नीचे गिर जा रहा है, भारी वाली ऑब्जेक्ट ईंटें नीचे गिर रही है, स्टोन या फिर कंपैरेटिवली पेपर से, वो सब बातें करेंगे। जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमने क्या बताया, ये आपका हो गया अर्थ, और इसी में आपका एक ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इसके सरफेस पे रख दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने जी की वैल्यू निकाल ली थी, मैंने पूरा डिराइव किया भाई इसको, है ना। तो ये हो गया आपका, ये आपका जो एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है, मैंने क्या बताया था, ये ऑब्जेक्ट के मास पे, यानी ये जो ऑब्जेक्ट का जो मास है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी आपका जो गुरुत्व त्वरण है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, वस्तु के द्रव्यमान यानी कि जो ऑब्जेक्ट का जो मास है उस पर डिपेंड नहीं करती है। इसका वैल्यू आपको याद रखना है, जो अर्थ पे जो इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी अर्थ जो है, यानी जो पृथ्वी जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी और जिस फोर्स से खींच रही होती है, उस कारण उस ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन आ जा रहा होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये अर्थ की ग्रेविटी है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींच रही होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। लेकिन जब आप अगर मून पे चले जाते हैं, ठीक है, इन द केस अगर आप मून पे पहुंच चुके होंगे, ठीक है ना, तो यहां पे मून का वैल्यू, मून में अब आपकी जी की वैल्यू क्या होगी, तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर, है ना। यानी ये एम अब यहां पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ मून हो जाएगा। यानी अब यहां अर्थ की जो मास हम लोग ले रहे थे 6 × 10⁻24 kg, यही नहीं लेके अब हम लोग लेंगे मून का मास, एंड यहां हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ मून, यानी कि जो मून की जो रेडियस है उसकी हम वैल्यू यहां जब पुट करेंगे तो वो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, जो आपका मून में जो ग्रेविटी आएगा, जो अर्थ की जो ग्रेविटी है, सॉरी अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 1/6 आएगा वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि जो मून में जो एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी जो वैल्यू आएगी, अर्थ पे कितना है 9.8 का 1/6 आएगा। ये हो गया मून पे आपका जी का वैल्यू होगा। ठीक है, समझ में आया। अब एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया गया था बुध यानी मरकरी में, अगर कोई व्यक्ति मरकरी पे चला जा रहा होगा, ठीक है ना, जस्ट एक एग्जांपल क्वेश्चन कैसे पूछा गया था समझते हैं। पहले देखिए एग्जांपल एक एक करके लेते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया हुआ रहेगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है जिसका मास, ध्यान रखना भाई, जिसका मास दे दिया गया है 10 kg, ठीक है ना, 10 kg नहीं 50 kg लिया जाए, जिसका मास दे दिया गया 50 kg। तो अर्थ में आपसे पूछा जाएगा इसका वेट कितना होगा, अर्थ में आप इसका वेट बताइए यानी भार बताइए। तो हमें पता है वेट या फिर इसको भार कहते हैं, जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है mg। तो m मास दे दिया गया कितना है 50 kg यानी 50 हो गया। g की वैल्यू कितनी होगी भाई, अर्थ में g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, या आप इसको अप्रॉक्स 10 ले लेंगे तो इसको आप 50 × 10 भी कर सकते हैं, 500 न्यूटन वेट निकाले हैं भैया। वेट भार क्या होता है, पृथ्वी किसी भी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींच रही होती है वही बल उसका भार कहलाता है। यानी इस फोर्स से अर्थ जो है 50 kg व्यक्ति को अपनी ओर खींच रही होगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब यही क्वेश्चन सेम है, कोई एक पर्सन है जिसका मास 50 kg है, अगर इस व्यक्ति को अर्थ से अब लेके चला गया है मून पे, ठीक है ना, चंद्रमा पे लेके चले गए हैं, तो अब इसका मास क्या होगा ये बताइए। तो हमने बताया क्या था कि ये पर्सन का अगर मास है तो मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की मात्रा को हम लोग मास कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट है को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट पदार्थ कह रहे हैं, यानी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कणों से मिलकर बने, और ये पार्टिकल का अपना जो मास वही उस ऑब्जेक्ट का टोटल मास होता है। यानी जो सेल हो
आपकी बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से, कोशिका से। तो हर एक कितने नंबर ऑफ सेल्स आपके बॉडी में? मिलियंस, बिलियंस, खरबों में। तो हर एक सेल का जब आप मास को जोड़ रहे होंगे वो आपका टोटल मास 50 kg 60 kg में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो आप चाहे चंद्रमा पे रहे, चाहे अर्थ पे रहे, चाहे मरकरी में रहे, चाहे जुपिटर में चले जाए, क्या आपकी बॉडी की कोई सेल, कोई कोशिका बाहर निकल जाएगी? नहीं। अगर आपकी बॉडी में 1,00,000 कोशिका है तो आप अर्थ पे रहिए या फिर चंद्रमा पे चले जाइए, वो 1,00,000 कोशिका साथ में ही जाएगी। यानी मास नेवर चेंज, यानी मास आपकी क्या रहेगी? हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? अब सेम व्यक्ति है, ये सेम पर्सन है, इसकी वेट 50 kg है। अब इसको क्या किया गया है? मून पे लेके चला गया है। तो इस मून पे इसका वेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे? तो वेट इक्वल्स टू होता है mg। इसका वेट, मास कितना आपको दे दिया गया? 50 kg। हमें पता क्या है भाई? हमें क्या पता है कि जो अब यहाँ पे g क्या होगा? g ऑन मून, यानी कि चंद्रमा पे जो मून की वैल्यू है, g की जो वैल्यू होगी तो कितना होगा? 50। अभी g की वैल्यू मून पे कितनी है? तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया था जी की वैल्यू मून पे कितनी आती है? जो अर्थ होती है उसके अर्थ का 1/6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9.8/6 इसको सॉल्व कर लेंगे, वो इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया था कि इस 50 kg बंदे को क्या किया गया है? मून पे नहीं ले जाके बुध ग्रह पे लेके चला गया, तो इसका आप वेट बताइए। तो इस केस में कैसे निकालेंगे? वेट इक्वल्स टू mg होगा। मास तो 50 ही रह जाएगा बुध ग्रह में भी। अब जी का वैल्यू क्या हमें लेना होगा? बुध ग्रह पे, यानी कि मरकरी पे। मरकरी पे जी की वैल्यू क्या आएगी? तो अब ये आपको याद होना चाहिए था 3.7। तो इसको अप्रॉक्स 4 ले लेंगे तो 4 × 20 200 न्यूटन भार हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलिए अब आगे बढ़ ले। यहाँ पे जी का और भी चीजें जो भी है उसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट। ये हो गया अर्थ का। मून का भी मैंने बता दिया है, जी अर्थ बाई 6 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जुपिटर का अगर पूछ लिया जाए तो 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे एक मैं आपका ऐड कर दे रहा हूँ मरकरी पे, ठीक है ना? बुध ग्रह पे अगर पूछ लिया जाए तो इसकी वैल्यू होती है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूछा भी गया था आपका शायद एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में पिछले बार। तो ये जो आपका यहाँ मैंने लिखा है ये हो गया मास ऑफ प्लैनेट, ये हो गया रेडियस ऑफ प्लैनेट। ये जी की वैल्यू नेवर चेंजेस। आप चाहे प्लैनेट कहीं भी चले रहिए, कोई भी प्लैनेट, हर प्लैनेट में जी का मान क्या होगा? आपका अलग अलग होगा। ये वेरिएशन बाद में देखेंगे, इसमें पहले और भी चीजें भी बहुत कुछ है हमें पढ़नी इसमें भी, और इसका भी मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी है, ठीक है? तो और वो कंसेप्ट भी देना है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को देखिए इस प्रकार से फेंके या फिर आप इसको इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल करके भेज रहे हैं तो उसमें समय का आपका कंट्रीब्यूशन करके पूछा जाता है इक्वेशन दे करके। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यूट्यूब पे भी रहेगा, एप्लीकेशन पे भी जाएगा। फर्दर क्लासेस मास वेट डेंसिटी आपके एप्लीकेशन पे ही रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। और जो चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, एनरोलमेंट ले सकते हैं, एकदम तरीके से भाई पढ़ रहे होंगे हम लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।